नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की किताब का अध्याय 5 भारत में मानव पूंजी का निर्माण का वन शॉट। जो नई एनसीईआरटी है, जो 2023-24 की एनसीईआरटी है, उसमें इस अध्याय का नंबर 4 है बेटा, और पुरानी एनसीईआरटी में 5 है। तो और बाकी जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा सेम है, इसलिए चिंतित होने की बात नहीं है। सर आप 5 पढ़ा रहे हो, हमारी किताब में अध्याय 4 है, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। भारत में मानव पूंजी का निर्माण, और ये किताब का महत्व इसलिए थोड़ा सा और बढ़ जाता है क्योंकि जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके पास ये किताब कक्षा 12 में चलती है। तो आप कोई सी भी क्लास के हो, चाहे 11 के चाहे 12 के, परंतु आपके लिए अध्याय का कंटेंट पूरा का पूरा सेम है और आज हम उसका वन शॉट करने जा रहे हैं। और इस पूरे वन शॉट में हम लोग सारे ही टॉपिक्स कवर करेंगे। हम पहले परिचय जानेंगे, मानव पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी के स्रोत क्या होते हैं, मानव पूंजी और मानव विकास की बात करेंगे और भविष्य की संभावनाओं की बात करेंगे। आज तक अभी तक की कक्षाओं में हमने विकास के बारे में पढ़ा है, मानव के बारे में पढ़ा है, पर अब हम लोग मानव पूंजी की चर्चा करेंगे, क्या होता है वो देखेंगे। और आप लोगों को अपने विकास के लिए ये कोर्सेज जरूर लेने चाहिए बेटा। कक्षा 11 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, जिसमें डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स और भी बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए है। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी बच्ची कोर्स लेना चाहता है वो इन 2 नंबरों पे कॉल करे और टीम को बोले कि सर मैम हमारा कोर्स चालू कर दीजिए। ये कोर्सेज की सुविधा आपको कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको आपके अपने एप्लीकेशन लर्न एंड शेयर आर्ट्स के एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। तो सभी बच्चे सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होता है जिस पर आपको सभी सूचनाएं दी जाती है, कौन सा वन शॉट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कब आएगा, कैसे आएगा, ये सारी सूचनाएं दी जाती है। ओके बच्चों, और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, जैसे कि ये बच्चा बिल्कुल बैठ करके पढ़ रहा है, आपको भी बिल्कुल बैठ करके पढ़ना है। कहीं बीच में वन शॉट को नहीं छोड़ना, क्योंकि अपना एक ही बात है, जो वन शॉट में आखिरी तक दिखेगा वही बोर्ड टॉपर के नाम से न्यूज़पेपर में दिखेगा। अब ये लाइन मैंने यहां क्यों लगाई? क्योंकि जो कक्षा 11 के बच्चे हैं, जिनके 12वीं में चल रही है वो, और जो अभी कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं उनके लिए अगले साल के लिए अभी से ही तैयारी हो जाएगी कि अपनी जो सिटिंग कैपेसिटी है कि साहब मैं इतनी देर तक बैठ करके पढ़ सकता हूं, पढ़ सकती हूं। सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी आदतों में सुधार आना, आदतों में बदलाव आना। अभी से ही आदत बनाना शुरू कर दीजिए कि साहब मैं इतनी देर पढ़ सकता हूं, पढ़ सकती हूं। यह आदत आपको कक्षा 12 में बड़ी काम आएगी। तो आज से ही, चाहे वन शॉट 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 2.5 का हो, 3 का हो, डजंट मैटर, हमें पूरा एक साथ देखना है, कहीं पर भी बीच में ब्रेक नहीं लेना, चाय पानी कॉफी साथ लेकर करके बैठना है। ओके, चलिए तो अपन वन शॉट को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधी सी बात जो होती है, शुरू होती है, वो परिचय से होती है, इंट्रोडक्शन से होती है। देखिए कुछ चीजें क्या होता है बच्चों, आप कक्षा 10 तक पढ़ चुके हैं और कुछ चीजें हमारे पास कक्षा 11 में नहीं आती है। और कक्षा 11 में नहीं आना स्वाभाविक भी है, नेचुरल भी है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि कक्षा 10 तक हम एक बेसिक बात बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं, और कक्षा 11 में क्या होता है, जब आप एक नए अपनी स्ट्रीम में आ जाते हैं, आप उस सब्जेक्ट की कमांड चाहते हैं, आपने आर्ट्स चुना, आर्ट्स में आपने इकोनॉमिक्स चुना, तो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से चुना ना कि साहब मैं इकोनॉमिक्स का मास्टर बनूंगा, मतलब मेरी उस सब्जेक्ट पे कमांड होगी। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाई जाएंगी, कुछ पुरानी वालों से कनेक्ट करा जाएगा। तो वैसा ही हमारा आज का अध्याय है। आज हमारा अध्याय यह है कि मानव पूंजी। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं मानव पूंजी की, या जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। सबसे पहली बात तो यह आती है कि ये जो ह्यूमन कैपिटल है, इस कैपिटल या पूंजी का क्या अर्थ होता है। जब हम लोग अर्थशास्त्र बच्चों को पढ़ाते हैं तो आसान भाषा में कैपिटल समझाने के लिए हमें कहते हैं बेटा जो पैसा है, जो रुपया है, वही क्या है, कैपिटल है, वही पूंजी है। बट सच में सिर्फ और सिर्फ रुपया ही पूंजी है? नहीं, सब कुछ जो आपकी संपत्ति है, जो आपकी एसेट है, वो सब कुछ क्या है, कैपिटल है, वो सब कुछ पूंजी है। अगर आज ये बोर्ड मेरा है तो ये मेरी संपत्ति है, मेरी कैपिटल है। आज मेरे पास जमीन है, 2 प्लॉट है नहीं। ध्यान रखिएगा, कल को बोलो सर के घर पे इनकम टैक्स की रेड आनी चाहिए, सर के पास 2 प्लॉट है, कैसे है, कहां से है? तो बिल्कुल भी नहीं, मनीष सर के पास 2 प्लॉट।
तो मान लीजिए 2 प्लॉट है, वो मेरी संपत्ति है, मेरे पास इतना सोना जवाहरात है, वो मेरी संपत्ति है। तो जो भी संपत्ति, जो भी आपके असेट है, वो सब कुछ पूंजी में आ जाता है। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जो मानव है वो पूंजी है, मानव जो है कैपिटल है। मानव को एक प्रकार से संपत्ति, एक प्रकार से असेट माना गया है। ये किस प्रकार से माना गया है वो देखिए। सबसे पहले तो अपन चर्चा करें, अपन ने कक्षा 10 में एक शब्द पढ़ा था जिसको अपन लोग कहते हैं संसाधन। संसाधन के बारे में पढ़ा था, क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। संसाधन क्या होते हैं बच्चों? संसाधन का सीधा सा अर्थ यह है कि जो भी वस्तु पर्यावरण में उपलब्ध है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, वह सब कुछ क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है, रिसोर्सेज कहलाती है। ठीक है ना? तो उसी में फिर हम आगे ये पढ़ते हैं कि इन सभी संसाधनों को प्रयोग करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, हमें प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। अब टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी या तकनीक क्या है बेटा? कुछ भी नया जो आविष्कार हो रहा है, कुछ भी नया जो आ रहा है, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी है। अगर मैं बात करूं 10 साल 15 साल पहले तक कि स्मार्टफोन का नाम और निशान नहीं था, पर आज पिछले 2-3 सालों में बच्चों के पास स्मार्टफोन पहुंच गया है। स्मार्टफोन में नए नए फीचर्स आ चुके हैं, सस्ते से सस्ते में स्मार्टफोन मिल रहा है। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है, ये प्रौद्योगिकी है। मैं देश के एक कोने से आप देश के दूसरे कोने में बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बड़े ही सिद्धता के साथ पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी की देन है। तो टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, तो कोई भी चीज जो होती है उसको रिसोर्सेज बनाने में एक बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी निभाती है। अब आप ये बोलोगे इस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या रोल है? तो एक बात मुझे बताइए, ये टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी बना कौन रहा है? मानव बना रहा है। ये कैमरा किसने बनाया? मानव ने बनाया। ये बोर्ड किसने बनाया? मानव ने बनाया। जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, जो लैपटॉप में आप पढ़ रहे हैं, वो किसने बनाया? मानव ने बनाया। और ये सारी चीजें हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है? बोले सर बिल्कुल कर रही है। तो ये जो सारी चीजें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो क्या है? संसाधन है, वो रिसोर्स है। और इन सब जो है, इन सब में टेक्नोलॉजी और इन सबको बनाने वाला मानव है। तो मैं कह सकता हूं ना कि मानव खुद एक सबसे बड़ा संसाधन है। मानव खुद एक सबसे बड़ा संसाधन है। मानव से बड़ा रिसोर्स कुछ भी नहीं है, मानव से बड़ा संसाधन कुछ भी नहीं है। मानव कुछ भी कर सकता है। पर एक बात मैं यहां पर यह भी कह देना चाहता हूं कि अगर हमारी प्रगति में, अगर हमारी प्रकृति में, हमारी प्रोग्रेस में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है वो मानव का है, तो हमारी प्रकृति को, हमारे नेचर को खराब करने में भी अगर सबसे ज्यादा योगदान है तो वो मानव का है। तो मानव एक संसाधन भी है जिसने बहुत बेहतर से बेहतर काम किए, और मानव ने हमारी प्रकृति, हमारे नेचर की दुर्गति भी कर दी है। इसलिए मानव कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी जीवन में इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हम जो चाहे हम वह कर सकते हैं। हम अच्छा भी कर सकते हैं, हम बुरा भी कर सकते हैं। और जब बात हमारे विद्यार्थी जीवन की आती है मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ आपके हाथों में, पूरा जीवन आपके हाथों में। और आज आप लोगों ने जो रास्ता अपना लिया ना जीवन में, वही रास्ता आपकी मंजिल तय करेगा कि आप किधर जाओगे। आप सही रास्तों पे चलिए, आप सही आदतों को जीवन में अपनाते हुए चलिए, और सही रास्ते पे चल करके ही अपनी मंजिल को हमें अचीव करना है, अपनी मंजिल को अपन को पाना है। तो मानव कुछ भी कर सकता है, तो ये मानव संसाधन है। पर अब एक बात मुझे बताइए, ये मानव ने टेक्नोलॉजी बनाई, ये टेक्नोलॉजी हर कोई तो बना नहीं सकता, मैं भी नहीं बना सकता, आप नहीं बना सकते तो कुछ ना कुछ तो पहले मानव को इस प्रकार का बनाया गया होगा ना कि सब वो टेक्नोलॉजी बनाए। अब भी जैसे आप लोगों ने देखा था कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 गया था, तो वैज्ञानिकों ने भेजा था वो। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने भेजा होगा, तो उससे पहले उन्होंने पूरी उसका अध्ययन करा होगा, शिक्षा ग्रहण करी होगी। तो अगर मानव संसाधन बन रहा है, टेक्नोलॉजी बना रहा है, तो उसको उससे पहले मानव से मानव संसाधन, या मैं कहूं उसको मानव पूंजी बनाना जरूरी है। उसको मानव पूंजी बनाना जरूरी है। मानव तो हम सब है, आप भी मानव हो, मैं भी मानव हूं, हम सब मानव हैं, पर मानव संसाधन और पूंजी बनाना जरूरी है। अब ये मानव संसाधन और पूंजी कैसे बनेगी? तो मानव संसाधन और पूंजी बच्चों 4-5 स्रोत है, उनसे मानव पूंजी बनती है। मानव पूंजी बनती है। अब जैसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। 2 चीजें देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा संपत्ति, ठीक है, असेट हम उसको इंग्लिश में कहते हैं, और एक होता है लायबिलिटी, या जिसको दायित्व कहा जाता है। बेटा, दायित्व का मतलब एक प्रकार से मेरे ऊपर बोझ है, मेरे ऊपर कर्जा है, वो मेरा दायित्व है, मुझे चुकाना है, वो दायित्व है, और जो मेरा है वो मेरी संपत्ति है। आज मान लीजिए ये मोबाइल फोन मेरा है, वैसे मोबाइल फोन है नहीं, ये मोबाइल फोन मेरा है, तो मेरी संपत्ति है ना।
पर मान लीजिए मैं किसी दोस्त का मोबाइल फोन लेकर के चला रहा हूं, ये मुझे चुकाना है, वापस देना है, तो ये मेरे ऊपर दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि साहब ये मुझे वापस लौटाना होगा। तो जिस प्रकार से दायित्व और कर्तव्य है, उसी प्रकार से आप मानव को देखिए। एक मानव अगर जो पढ़ा लिखा है वो देश के लिए ज्यादा बेहतर काम कर सकता है, जो अनपढ़ है वो ज्यादा कर सकता है। आप बोलोगे सर पढ़ा लिखा ज्यादा कर सकता है। दूसरा, अगर कोई मानव स्वस्थ है वो ज्यादा काम कर सकता है, या जो बिल्कुल कभी ये हो रहा है कभी ये हो रहा है, ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, वो ज्यादा काम कर सकता है। आप बोलोगे सर स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा काम कर सकता है। तो इसी प्रकार से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, वो देश के लिए क्या होते हैं? वो देश के लिए संपत्ति होते हैं, वो देश के लिए पूंजी होते हैं। तो इसलिए अगर हमें मानव को मानव पूंजी बनाना है, अगर ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाना है, तो कैसे बनाया जाएगा? तो उसमें कुछ चीजों की हमें जरूरत होगी। जैसे सबसे पहला शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी बच्चों। और देखिए, शिक्षित व्यक्ति होगा, स्वस्थ व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, ज्ञान विज्ञान की बात करने वाला व्यक्ति होगा, तो उससे देश की तरक्की होगी, नो डाउट। परंतु देश की तरक्की व्यक्तियों के ज्ञान से होगी, उनके काम से होगी, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। परंतु अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके जीवन के विकास के लिए बड़ी जरूरी है। और जैसे कि बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह धाड़ेगा। जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है ना, अगर सच में उसने शिक्षा ली है, तो वो ना तो किसी के साथ भेदभाव करता है, ना खुद पर अत्याचार सहन करता है। नेल्सन मंडेला जी क्या कहते हैं? एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। सबसे बढ़िया हथियार अगर जीवन में कुछ है तो बोले शिक्षा सबसे बढ़िया हथियार। उसी से ही जीवन को बदला जा सकता है, खुद के जीवन को भी बदला जा सकता है और बाकी लोगों के जीवन को भी बदला जा सकता है। तो अगर लोग शिक्षित होंगे तो फिर वो देश की स्थिति को क्यों नहीं बदल सकते भाई? अगर ये शिक्षा इतना खतरनाक हथियार है, अगर ये शिक्षा इतना खतरनाक श्रेणी का दूध है कि वो खुद को बदल सकता है, समाज को बदल सकता है, तो फिर वो हथियार, वह शिक्षा देश को भी बदल सकती है। एक विकासशील देश को विकसित देश की ओर अग्रसर कर सकती है। तो शिक्षा मानव को मानव पूंजी बनाने में बड़ा भूमिका निभाती है। उसके लिए बाद स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ बड़ी आवश्यक है बच्चों, हेल्थ बड़ी ही आवश्यक है। अगर स्वस्थ व्यक्ति होगा वही शिक्षा ले सकता है, स्वस्थ व्यक्ति होगा वही कोई दूसरा काम कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति होगा वही ज्यादा ज्यादा एफर्ट्स अपने लगा सकता है। अब जैसे आपने लास्ट दिनों में देखा था, मैं अस्वस्थ था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो कितने वन शॉट अपने छूट गए हैं ना 2-3 वन शॉट अपने रह गए बीच में जो आने थे। पर अब कोई बात नहीं, अब अपन थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। अभी पूरी तरीके से तो नहीं है, पर थोड़े थोड़े स्वस्थ हो रहे हैं, और थोड़े थोड़े स्वस्थ होते तो ज्यादा काम करते जाएंगे और आपके वन शॉट से कवर कराएंगे। उसके बाद अगर आगे की बात करूं, इसके अलावा और भी है, जैसे व्यक्ति को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना। इसके अलावा अगर हम पलायन की बात करते हैं, पलायन, प्रवास, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। और एक सूचना भी है। तो इन सब से क्या होता है? मानव पूंजी बनता है, ह्यूमन कैपिटल बनता है। तो भारत में किस प्रकार से मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बेसिक जो है, जो नींव है, वो मैंने आपकी यहां तक क्लियर कर दी है। अब चलिए मेरे साथ एक शानदार यात्रा पे वन शॉट की, और इस यात्रा का आनंद लीजिएगा। और एक चीज हमेशा जीवन में याद रखिए, चाहे आप वन शॉट देख रहे हैं, चाहे आप लोग कोई लेक्चर में पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, या आप स्कूल में पढ़ते हैं, मैं मेरा जीवन का व्यक्तिगत अनुभव कहता हूं। जब मैं बच्चों को ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूं तो भी मैं उनको एक ही बात कहता हूं, और आपको भी एक ही बात कहता हूं, जीवन में लोड मत लीजिए। मेरी क्लास में बैठे हैं तो थोड़ा मुस्कुराते हुए बैठिए, थोड़ा फ्री होकर के जीवन में बैठिए, ठीक है ना। लोड लेकर के नहीं, यार 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का वन शॉट है, इतने चैप्टर बाकी रह गए, कुछ भी नहीं। खो जाओ बस क्लास में मस्ती मजे के साथ, ठीक है। तो आपके चेहरे पर मुस्कान मेरी जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आप लोग मुस्कुराते रहे, और मुस्कुराते मुस्कुराते हुए आप मेहनत करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। देखिए, अभी जो मानव जाति है ना, उसका विकास, अगर मानव जाति के विकास को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कोई कारक है, तो उन पर आप ध्यान दीजिए। ऐसे कौन से कारक, ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो मानव जाति का विकास करा है? मतलब आप सोचिए, एक दौर ऐसा था जहां आदि मानव रहा करते थे, जो पत्थर से पत्थर को भिड़ा करके आग जलाया करते थे, और आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हमें आग जलाने की जरूरत नहीं है, जो इलेक्ट्रिक जो गैस हैं वो आ रहे हैं। ये मानव जाति का कितना तगड़ा आप सोचिए ना विकास, इवोल्यूशन या डेवलपमेंट हुआ है।
आज हमें हर चीज सोचने की समझने की क्षमता है। हम बड़ी से बड़े ज्ञान विज्ञान हम सूर्य के पास हमारे जो उपकरण है वो भेज रहे हैं, हम चांद पर हमारे जो यान है वो भेज रहे हैं, स्पेस में लोग जा रहे हैं। तो ये कितना मानव जाति का विकास हुआ है। तो इस मानव जाति के विकास को जो प्रभावित करा है, कौन से कारक ने, कौन से फैक्टर ने करा है, ये सोचना चाहिए। ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और उसका प्रसारण करने की क्षमता ही है जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करते आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज देता हूं। राजनीति विज्ञान की कक्षा 11 की किताब है, उसका बता रहा हूं। व्यक्ति में है ना, हम जो मानव है, हम मानव में दो चीजें अलग है। अगर आप सारी जो प्रजातियां देखेंगे, जितनी भी स्पीसीज आपको पूरी पृथ्वी पर देखने को मिलती है, उनमें और मानव में दो बड़ी बातें अलग हैं। पहली बात तो क्या है, हमारे पास बेटा विवेक है। विवेक ओबराय नहीं विवेक का मतलब है सोचने समझने की क्षमता है, और हम जो चाहे हम वो कर सकते हैं। हम सोचे कि मैं ये बनना चाहता हूं, मैं बन सकता हूं। हम सोचे ये काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, हमें पता होता है कि क्या गलत है, क्या सही है। आज कोई व्यक्ति आपको बोले, ले भाई ये कुआं है, मैं इसमें कूद रहा हूं, तू भी कूदोगे क्या? नहीं कूदेंगे, पता है चोट लग सकती है और हो सकता है। हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है, दूसरे प्राणियों के पास शायद इतनी नहीं होगी। और हमारे पास सोचने समझने की क्षमता भी है, और उसको अमल करने की, उसको उस जैसा बनाने की भी क्षमता हमारे पास है। तो पहला विवेक, और दूसरा बच्चों, अब आपने कुछ सोच लिया, समझ लिया, ठीक है। जैसे आज आपने मान लो आपने सोच लिया, यार मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, मुझे मनीष सर की ये हेल्प लेनी है, ये हेल्प लेनी है, पर अगर आप वो बात बोल ही नहीं पाओ तो फिर किस काम का वो सोचा हुआ? और बोलोगे कैसे? भाषा का प्रयोग करोगे, लैंग्वेज का प्रयोग करोगे। ये दो मानव जाति में बड़ी महत्वपूर्ण स्पेशलिटी है, यूनिक बात है। तो जो विवेक की बात यहां पे करी गई है, वही बात यहां पर करी गई है कि शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की, ज्ञान को संग्रह, ज्ञान को इकट्ठा करने का और उसकी प्रसारण करने की, मतलब उसको प्रसार करना, उसको दूर दूर तक फैलाने की जो क्षमता है, यही क्या है? यही मानव के विकास की कहानी है कि एक तो वो ज्ञान को संग्रह कर सकता है, ज्ञान को इकट्ठा कर सकता है, और जीवन में सब कुछ बिक जाएगा पर ज्ञान कभी नहीं बिकता। ज्ञान जो आपके पास है, आपके पास ही रहेगा, बस आप दोगे तभी वो ज्ञान दूसरों के पास ट्रांसफर होगा। और ये जो ज्ञान इकट्ठा करा गया है, वो हम कैसे देते हैं? बोल करके देते हैं, भाषा के द्वारा ही देते हैं। अब भाषा के द्वारा दे देंगे, या तो भाषा के द्वारा बोल करके दे दिया। लोकगीत आपने अपने लोकल एरियाज में है, अलग अलग वहां के गीत होते हैं, वहां के नृत्य होते हैं, उनके द्वारा हम क्या करते हैं? उस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। जैसे आज जो मैंने 11th 12th में पढ़ा, जो मैंने इकोनॉमिक्स के हायर क्लासेस में पढ़ा, वो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैंने क्या करा? ज्ञान ट्रांसफर करा। अब आप में से कोई लोग बड़े बड़े अधिकारी होंगे, कोई टीचर होगा, फिर आप आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर करेंगे। मनुष्य ने शीघ्र जान लिया कि हमें कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता है। तो मनुष्य ने यह बात बड़े ही शीघ्र, बड़ी ही जल्दी जान ली कि अगर हमें कार्यों को बड़ी कुशलतापूर्वक तरीके से, कुशलतापूर्वक का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य एक्सपर्टनेस तरीके से, मतलब उसमें 0% मिस्टेक होनी चाहिए। कितनी मिस्टेक होनी चाहिए? 0% मिस्टेक होनी चाहिए बच्चों। तो अगर मनुष्य ने बड़ी जल्दी जान लिया कि अगर हमें कार्यों को बड़ी कुशलता पूर्वक, बड़े ही अच्छे ढंग से अगर करना है, तो हमें क्या चाहिए? उसके लिए अच्छा प्रशिक्षण चाहिए, मतलब अच्छी ट्रेनिंग हमें चाहिए। क्योंकि वो कार्य हम कब अच्छे से कर पाएंगे? जब हमें अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगी। आज आप एग्जाम में अच्छे से कब लिख पाओगे? जब टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएगा, तभी ना। तो हमने जो आपको पढ़ाया है, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए एक प्रकार से क्या है? ट्रेनिंग है, किस प्रकार से पेपर लिखना है, ये चीजें पढ़नी है। तो अच्छे प्रशिक्षण, अच्छे ट्रेनिंग और कौशल की, मतलब टैलेंट की आवश्यकता होती है, टैलेंट की आवश्यकता होती है। तो यह बात मानव ने जल्दी पहचान ली, जल्दी जान ली कि अगर हमें कोई भी कार्य बेहतर से बेहतरीन ढंग से करना है, तो हमें उसके लिए ट्रेनिंग की भी जरूरत है और उसके लिए हमें टैलेंट की भी आवश्यकता है। हम जानते हैं कि शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं। अब इस चीज को देखिए, हमें यह बात पता है कि जो शिक्षित व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उसका श्रम कौशल, श्रम का मतलब क्या होता है? जो काम करने की क्षमता है, कौशल मतलब टैलेंट। तो उसके जो काम करने का तरीका है, जो टैलेंट है, वो अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में अधिक होगा। कैसे होगा? जैसे आप देखिए, पहली बात, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप उससे कुछ भी काम करवा सकते हैं। आप उसको ये बोलोगे टेबल उठा करके उधर रख दो, वो रख दे, रख सकता है ना। ऐसी बात तो है नहीं रख सकता, रख सकता है। आप उसको बोलोगे ये फाइल में ये चीजें लिखी हुई है, इन पे ये नाम लिख दे, लिख देगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है। उसको आप कंप्यूटर पे बिठाओगे, वो कंप्यूटर पे भी बैठ जाएगा। आप उसको और कोई काम दोगे, वो सारे काम कर सकता है। पर जो अशिक्षित व्यक्ति है, वो मेहनत का तो काम कर लेगा,
पर उसको बोला कि इस फाइल पे नाम लिख, बोले मुझे नहीं आता, वो नहीं कर पाएगा। तो मतलब आपके लिए ज्यादा काम करने वाला बेहतर कौन हो सकता है? शिक्षित व्यक्ति ज्यादा हो सकता है, वो ज्यादा काम कर सकता है, बेहतर काम कर सकता है। तो जो श्रम कौशल, जो टैलेंट होता है वो किसमें होता है? शिक्षित व्यक्ति में ज्यादा होता है। इसलिए शिक्षा पर, एजुकेशन पे बार बार में जोर दिया जाता है कि हर व्यक्ति को एजुकेशन लेनी चाहिए, हर व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा से कभी दूरी हमें नहीं बनानी चाहिए। और आज के दौर में, आज के समय में अगर कोई व्यक्ति है और वो चाहता है कि मैं जीवन की बड़ी ऊंचाइयां छूं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक दरबार जो है वो शिक्षा ही है। और आज मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं बच्चों, गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपकी जय जयकार हो और हो, तो बस आप ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए, आप ज्ञानी बन जाइए। ज्ञानी बन जाएंगे तो जो आपके विरोधी भी है ना, वो भी चरणों में आकर के गिरेंगे कि भैया प्लीज हमारी हेल्प करो, क्योंकि ज्ञान से बड़ा हथियार कुछ भी जीवन में नहीं होता। अब देखिए, जो शिक्षित व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अब शिक्षित व्यक्ति है तो वो ज्यादा काम कर सकता है, बेहतर काम कर सकता है, ज्यादा काम कर सकता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? वो अधिक आय का सर्जन करता है, वो ज्यादा पैसा कमाएगा। आज कोई व्यक्ति है, ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति को बोला भैया ये काम, बोला साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मुझे ये काम नहीं आता। नहीं आता, कोई बात नहीं, चलो ये कर दो। शिक्षित व्यक्ति, साहब मैं ये भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ। ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा पैसा कमा सकता है। पर अशिक्षित व्यक्ति तो क्या है, बंधा हुआ है कि उससे ज्यादा वो कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता। आप देखिएगा, आज जो माता पिता है जिन्होंने पहले के समय में ज्यादा शिक्षा नहीं ली होगी, जिन्होंने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होंगे, पर वो आज अपने बच्चों को बहुत पढ़ा रहे हैं। आप देखा होगा, बहुत से जो टेम्पो चलाने वाले भैया हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमें उतना काम नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सिर्फ हमने पढ़ाई नहीं करी, इसलिए नहीं आता। बाकी मेहनत में कमी नहीं है। मेहनत में तो ऐसा है, बिल्कुल यूं दे करके हम बिल्कुल अगर धरती में से पानी निकालने की हिम्मत रखते हैं, इतनी ताकत है। पर शिक्षा नहीं ली, तो इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो और फिर आगे बढ़ो। तो अधिक आय का सर्जन वही लोग कर सकते हैं। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति देती है, मतलब समाज के सबसे उच्चतम पायदान पर शिक्षा पहुंचाती है। और समाज की जब भी बात आती है तो मैं कहता हूं, दुनिया में आप किसी भी समाज सुधारक को उठा करके देख लीजिए, चाहे भारत का हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे अमेरिका में किंग मार्टिन लूथर जूनियर हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी हो, भारत में ज्योतिबा फुले जी, राजा राम मोहन रॉय जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, कोई भी हो, XYZ, सबने किस चीज पर जोर दिया? शिक्षा पर जोर दिया, एजुकेशन पर जोर दिया। क्योंकि इन सबको पता था कि अगर समाज में स्थिति सुधर सकती है तो एजुकेशन से, शिक्षा के जरिए ही सुधर सकती है। किसी ने यह नहीं बोला कि साहब तुम्हारे साथ यहां ऐसे गलत हुआ, जिन्होंने गलत करा उनसे लड़ो, जाओ भिड़ो, मारो उनको। नहीं, क्या बोला कि तुम कलम उठाओ। चाहे कहीं पर भी देख लीजिए, पूरे विश्व का इतिहास आप देख लीजिए, सामाजिक सुधारों ने सिर्फ एक ही मैसेज दिया है कि साहब आपको क्या करना है, पढ़ना है, शिक्षा लेनी है। तो शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थितियों में पहुंचाती है। और जब व्यक्ति पढ़ लिख लेता है, उसमें समझ आ जाती है, उसमें तर्क करने की ताकत आ जाती है, वो बता सकता है ये चीज जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, ये जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, इस प्रकार से सही है, इस प्रकार से गलत है, तो उसका गौरव बढ़ता है, उसको गर्व महसूस होता है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। अब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, वो जो नई टेक्नोलॉजी आती है ना, उसको अपनाने में भी सहायक होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं, जब मेरा पहला सेशन लर्न एंड शेयर पर था, तब स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ था। अब सीधी सी बात, मैं पढ़ा रहा हूं तो शिक्षित तो हुई। तो अब मुझे जब पहली बार में आया, जब तक डेमो चला तब तो ठीक था, पर जब मेरी पहली क्लास रिकॉर्ड होने की शुरुआत हुई तो उसके बाद मुझे सिखाया गया कि सर स्मार्ट बोर्ड कैसे चलता है, कैमरा कैसे चलता है। अब मैं पढ़ा लिखा था, मुझे पता था यहां से शट डाउन होगा, यहां से ऑन होगा, यहां पर ये बात आएगी तो इसको ओके करना है। पढ़ा लिखा तो मैं जल्दी से नई टेक्नोलॉजी का यूज करना सीख गया। कैमरा कहां से चलाना है, लाइव क्लास को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बंद करनी है, तो जल्दी से सीख गया। तो कोई भी अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी को आसानी से क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, अपने दिमाग में बिठा लेगा। शिक्षा देश के विकास प्रक्रिया को तेज करती है। अब देखो मेरी बात, जो व्यक्ति अधिक आय का सर्जन कर रहा है, अधिक आय का सर्जन करने का मतलब क्या हो रहा है, अधिक आय के सर्जन का मतलब क्या हो रहा है, वो ज्यादा काम कर रहा है। ज्यादा काम कर रहा है मतलब उत्पादन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ज्यादा माल बन रहा है, ज्यादा सेवाएं बन रही है। और जब ज्यादा माल सेवाएं बनने का मतलब क्या है, देश की जीडीपी अधिक है। मतलब अगर व्यक्ति खुद के लिए आय कमा रहा है मतलब देश का भी विकास हो रहा है। उसके बाद उच्चतम सामाजिक स्थिति, लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, लोगों के जो समाज में कुरीतियां हैं वो दूर हो रही है, तो देश आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। नई प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी को चलाने वाले लोग, अब आप सोचिए हमारे आज यहां पर इंडिया में कितना डिजिटल पेमेंट यूज हो चुका है। एक सब्जी वाला, एक
कोई भी व्यक्ति आज डिजिटल पेमेंट यूज कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करने लग गए, तो ये क्या, ये हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले ही तो काम है। ये सब शिक्षित व्यक्ति जो है इनमें आगे रह सकता है और वो देश को आगे ले जा सकता है। इसलिए कहा गया शिक्षा देश के विकास प्रक्रिया को तेज करती है। ये जैसे धन को दिखाया गया है कि पैसा कमा सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर कि मानव पूंजी क्या है। ठीक है ना, सवाल है ये, मानव पूंजी क्या है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। हमें अन्य मानव पूंजी जैसे नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। देखिए, जैसे हमारे पास देखिए पूंजी दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी का मतलब अभी हम आगे इसमें जानेंगे भी, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। भौतिक पूंजी का अर्थ क्या है, आपके पास जमीन है, ये भौतिक पूंजी है। आपके पास धन जायदाद है, ये भौतिक पूंजी, ये फिजिकल कैपिटल। तो जैसे एक मालिक जमीन का प्रयोग करके फैक्ट्री लगा करके पैसा कमाता है, ठीक है, वो भौतिक पूंजी है। पर मानव पूंजी की भी हमें बड़ी आवश्यकता है। मानव पूंजी क्या है, ये मानव से जुड़ी हुई है। और मानव में सबसे बड़ा गुण क्या है, विवेक का है, सोचने समझने की क्षमता है। और इस सोचने समझने, इस विवेक की क्षमता को बढ़ाना और उसको देश के लिए उपयोगी बनाना, यही तो मानव पूंजी का काम है, यही तो मानव पूंजी है। अब चाहे देश में डॉक्टर हो, नर्स हो, अध्यापक हो, इंजीनियर हो, ये सारे के सारे मानव पूंजी है। और इन सबको बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, अध्यापकों की, शिक्षकों की जरूरत होगी। ठीक है, प्रशिक्षक, उनको वो काम सिखाने वाले हैं, उनकी जरूरत होगी। आज डॉक्टर्स में हैं तो जो डॉक्टर बनकर के जाते हैं तो उनको डॉक्टरी का काम तो डॉक्टर सिखा सकते हैं ना भाई, हम टीचर थोड़ी सिखाएंगे, वो डॉक्टरी सिखा सकता है। टीचर वालों को टीचर काम सिखाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों की जरूरत हमें होती है। इसका अर्थ है कि हमें मानव संसाधनों को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता होती है। तो इसका अर्थ है कि जो मानव है इसको मानव पूंजी में परिवर्तित करना है, और मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए हमें मानव पूंजी निवेश करने की आवश्यकता है। मतलब हमें निवेश करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। अब मानव पूंजी के स्रोत, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि चलो अब ये बात हमें समझ में आ गई सर कि मानव पूंजी बड़ी जरूरी है देश के लिए, पर ये मानव पूंजी कैसे बन सकती है मानव पूंजी, क्या क्या सोर्सेज है। जैसे आज मैं आपको बोलूं बेटा आपके पढ़ने के ये सोर्सेज है, आप हमारे चैनल से पढ़ लीजिए, आप आपकी एनसीईआरटी किताब खोल लीजिए, आप हमारे एप्लीकेशन पे नोट्स अवेलेबल है वहां से पढ़ लीजिए, ये सारे आपके पढ़ने के सोर्सेज हैं। तो मानव पूंजी के सोर्सेज क्या है, ह्यूमन कैपिटल के जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज क्या है। सबसे पहला जो है एजुकेशन, शिक्षा, भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए। देखिए आज आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं और आपके माता पिता जो आपको पढ़ा रहे हैं ये निवेश कर रहे हैं, पर पढ़ा क्यों रहे हैं आप सोचिए जीवन। क्या उनकी कभी ये अभिलाषा, आशा रही है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, कमाने लग जाएगा और सारी धन दौलत मुझे ला करके देगा? कभी नहीं। क्योंकि उनको पता है जब वो कमाने शुरू करेंगे तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि हम शौक मौज कर सकें, कुछ खा पी सकें। नहीं, उनकी बिल्कुल भी ऐसी आशा नहीं। वो इसलिए आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जो जीवन हमने जिया, जो हमने हमारे जीवन में कठिनाइयां उठाई, वो आप लोग ना उठाओ। अगर हम लोग नहीं पढ़ सके कोई बात नहीं, पर बेटा आप पढ़ो। अगर हम इतनी इनकम नहीं कमा सके क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं करी थी, तो आप पढ़ो। कोई भी माता पिता सिर्फ और सिर्फ बच्चों को उनके भविष्य संवारने के लिए पढ़ाता है, उन पे जो निवेश करता है उनका भविष्य सुधारने के लिए करता है। माता पिता और गुरुजन ऐसे लोग हैं जो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा विद्यार्थी क्या हो, सबसे हाईएस्ट जो ऊंचाइयां हैं ना वो ऊंचाइयां छुए। इसलिए शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, तो वो भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए भी है और बाकी आपका विकास के लिए भी है। दूसरा फिर बात करते हैं स्वास्थ्य, हेल्थ। ठीक है, योग करो, जिम जाओ, ठीक है, दौड़ भाग करो, कुछ भी करो, व्यक्ति को अपने आप को, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। अब स्वास्थ्य के लिए क्या क्या भारत में जैसे हो सकता है, जैसे आप देखिए प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, टीकाकरण। तो अभी आपने कोरोना के समय देखा होगा टीके लगाए गए हैं, वैक्सीन लगाई गई है लोगों को कि साहब ये कोरोना की बीमारी ज्यादा से ज्यादा ना फैले, इसलिए हम टीकों का प्रयोग कर रहे हैं, वैक्सीन का प्रयोग कर रहे हैं। चिकित्सीय आयुर्विज्ञान, बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा। चिकित्सीय आयुर्विज्ञान का मतलब क्या हो गया, कोई बीमारी हो गई, अब उसका इलाज, मलेरिया हो गया उसका इलाज, डेंगू हो गया उसका इलाज, आपको वॉमिटिंग उल्टी हो रही है उसका इलाज, आपकी खांसी चल रही है उसका इलाज। तो बीमारी जो हो गई उसके क्रम में उसको ठीक करने के लिए इलाज। तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान,
स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार। सामाजिक आयुर्विज्ञान का मतलब क्या है? स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपको शिक्षा, साक्षरता का मतलब पढ़ा लिखा, शिक्षित आपको बनाए, और ज्ञान का प्रसार। अब स्वास्थ्य से संबंधित साक्षरता कैसे? जैसे कि आपको देखोगे, आप गर्मी के मौसम में कहा जाएगा कि कूलरों की सफाई करें, वहां पे मच्छर पैदा होते हैं, उससे हम लोग बीमार हो सकते हैं। तो ये क्या करा? आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको ज्ञान दिया गया। आप अपने घरों के बाहर साफ सफाई रखें, कहीं भी कूड़ा कचरा ना फेंके, जिससे कि आप लोग बीमार ना पड़े। तो सामाजिक प्रसार दिया जा रहा है, सामाजिक स्वास्थ्य आपकी बात करी जा रही है। और इनके साथ साथ स्वच्छ पेयजल मतलब साफ पानी का प्रावधान आदि पर खर्च होने वाली राशि स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न होती है। तो इन सब पर जो सरकार खर्चा कर रही है, ये सारा का सारा क्या कर रही है? स्वास्थ्य व्यय खर्चा है, कि स्वास्थ्य पे खर्चा करा गया है, जिससे कि लोग स्वस्थ रहें। और देखिए, सबसे पहला जीवन में आप कुछ भी करिए, आप किसी चीज को खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी चीज वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपने शरीर का ध्यान रखिए कि साहब मेरे शरीर पे उसका क्या प्रभाव होगा। ठीक है, बहुत सी बार बच्चे जो होते हैं फास्ट फूड खाते हैं। देखिए, मैं किसी फूड के या किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं कि नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए, पर जब हमें ये चीज पता है कि उसका हमारे शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो कंट्रोल लगा लेना चाहिए। चलिए, महीने में एक बार खा लिया कोई बात नहीं, 2-3 महीने में एक बार खा लिया कोई बात, पर मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जो आते जाते सुबह शाम 2-3 बार फास्ट फूड खा रहे हैं। बहुत गलत बात है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं यार 8-10 घंटे मोबाइल के सामने बैठा हूं, मेरी आंखें खराब हो रही, रुक जाइए थोड़ा। शरीर से बढ़कर करके स्वस्थ शरीर, स्वास्थ्य से बढ़कर के कुछ भी जरूरी नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप शिक्षा ले पाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन में आप कोई काम कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला जो काम है ना, वो शरीर को स्वस्थ रखने का करिए बच्चों। फिर तीसरी बात आ जाती है प्रशिक्षण में व्यय। शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात हो गई, अब प्रशिक्षण या ट्रेनिंग। अब देखिए बच्चों, हम जब भी कहीं काम करने जाते हैं तो हमें क्या है, उस काम के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है ना, कोई जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे ना, तो ट्रेनिंग देते हैं 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने तक आपको काम सिखाएंगे, ऐसा। वो ट्रेनिंग पे खर्चा। अब वो ट्रेनिंग पे खर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जब बेहतर से बेहतर काम सीख जाओगे, ज्यादा काम सीख जाओगे, तो आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करोगे। ज्यादा आप उत्पादन करोगे तो उस कंपनी का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। अब ये प्रशिक्षण या ट्रेनिंग 2 तरीके से दी जा सकती है। पहले से काम को जानने वाले कुशल कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं। अब क्या होता है, मतलब कंपनी में ही जो पहले से जो व्यक्ति हैं, जो सारा काम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, वो नए कर्मचारियों को काम सिखा देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नया आया हूं और पहले कोई यहाँ पे काम कर रहा है, उनके द्वारा ही कंपनी मुझे काम सिखवा देगी। दूसरा तरीका क्या होता है, किसी दूसरे संस्थान में दूसरे स्थान पर प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है कि साहब आप वहां चले जाइए और वहां आपको सारी 1 महीने की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग लेकर करके आप वापस आ जाइएगा। इसका कैसे भी करवाओ, इसका पूरा खर्चा वह कंपनी उठाती है, क्योंकि आगे जाकर के आप कंपनी के लिए ही काम करने वाले होते हो। जब भी कोई कंपनी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग दिलवाती है तो फिर वो आपके साथ एक बॉन्ड जरूर साइन करती है कि साहब अब आप 2 साल तक नहीं छोड़ करके जा सकते, आप 3 साल तक काम को नहीं छोड़ करके जा सकते। क्यों? क्योंकि भैया आपकी ट्रेनिंग पर हम लोगों ने पैसा खर्च कर दिया और जितना ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करा, कम से कम उतना तो आप हमें कमा के दो ही। फिर चौथा आता है बच्चों प्रवासन या पलायन। प्रवासन या पलायन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का जाना। अब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता है? क्योंकि उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं होती। जैसे मान लीजिए उसको लगता है कि मुझे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं मिल रही है, वो दूसरी जगह जाएगा। जैसे काफी लोग जो है वो गाँव से शहरों की ओर पलायन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मुझे जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, मैं वहां चला जाऊं। जैसे लोग गाँव से शहरों की तरफ काम करने आते हैं। तो यह भी क्या है, वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को संपत्ति बनाने, पूंजी बनाने के लिए आते हैं। फिर लास्ट आता है सूचना निवेश, कि आप व्यक्ति हर चीज के लिए इंफॉर्मेशन चाहेगा, कि एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, ट्रेनिंग में। तो ये जो 5 है, ये मानव पूंजी के स्रोत होते हैं बेटा। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, पलायन और सूचना। ओके, ये 5 मानव पूंजी के स्रोत हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को मानव पूंजी में बदलना है तो हमें इन चीजों पर खर्चा करना होगा। जनरली शुरुआतियों पर सरकार खर्चा करती है, इस पर जिस कंपनी में आप काम करते हो वो खर्चा करती है, और बाकी इस पर व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति खर्चा करता है। फिर अब बात कर लेते हैं भौतिक और मानव पूंजी की। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी अंतर जान लेते हैं और कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो भी जान लेते हैं। देखिए, कोई भी पूंजी, कोई भी संपत्ति हो, वो अपने अपने स्थान पर महत्व है। कहीं भौतिक पूंजी का अपना महत्व है और मानव पूंजी का अपना महत्व। अपन यहाँ पर दोनों के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो जानेंगे। तो पहले अपन लोग भौतिक पूंजी की बात कर लेते हैं। भौतिक पूंजी या जो फिजिकल कैपिटल है, इसका अर्थ क्या है? भौतिक पूंजी या जो फिजिकल कैपिटल है, इसका क्या अर्थ है कि जो भी ऐसी चीजें
जैसे जमीन हो गई, ये सब कुछ हो गया। और दूसरी बात क्या है, ये सारी की सारी जो पूंजी होती है टेंजिबल होती है बेटा, मतलब जिसको आप लोग छू सकते हो, टच कर सकते हो। टेंजिबल जितनी भी पूंजी है वो सारी की सारी भौतिक पूंजी है। भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है। तो जब भी हम भौतिक पूंजी में निवेश करते हैं तो अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आज कोई व्यक्ति है, वो सोच रहा है कि मुझे मशीन लगानी है, तो वो देखेगा कि अब भी कितनी डिमांड मार्केट में चल रही है, इतना माल हम बनाना भी है या नहीं बनाना, अगर सच में अभी एक मशीन ले लेते हैं तो फायदा होगा या नहीं होगा। तो वो बहुत सारी बातें सोचने के बाद क्या करता है, उसमें निवेश करता है कि हाँ साहब फायदा होगा चलो एक मशीन लगा ही लेते हैं। यहाँ पर हमें फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, यहाँ से सामान आने जाने में कितना खर्चा बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा। तो मतलब वो कहीं पर भी अगर निवेश करता है तो वो अपने ज्ञान के आधार पर निवेश करता है कि साहब ये यहाँ से फायदा होगा या नुकसान होगा। अनेक प्रकार के निवेश विकल्पों की आंतरिक प्रतिफल दर का आकलन कर पाने का ज्ञान होता है। अब क्या होता है, अनेक प्रकार के निवेश, वो अलग अलग प्रकार के निवेश कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि साहब मैं यहाँ पे निवेश कर दूं, पैसा यहाँ लगा दूं, ठीक है पैसा यहाँ लगा दूं, अगर मैं यहाँ से मशीन खरीदता हूं तो ये फायदा होगा, यहाँ से मशीन खरीदता हूं तो इसमें इतना फायदा इतना नुकसान होगा। तो अलग अलग जगहों से जो उसको विकल्प मिले हुए हैं, ऑप्शन मिले हुए हैं, उसका आंतरिक प्रतिफल दर देखेगा कि उसको वापस उससे कितना रिटर्न होगा। अगर वो कहीं पैसा खर्च करता है तो उससे कितना रिटर्न, कितना पैसा उसको वापस मिलेगा। इन सब का आकलन, इन सब की पूरी जानकारी लेकर करके ही व्यक्ति भौतिक पूंजी में निवेश करता है। भौतिक पूंजी का स्वामित्व उस व्यक्ति के सुविचारित निर्णय का परिणाम होता है। भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। तो भौतिक पूंजी का जो स्वामित्व है उस व्यक्ति के सुविचारित निर्णय का परिणाम होता है। तो भाई भौतिक पूंजी का आप मालिक बनोगे या नहीं बनोगे, ये पूरा का पूरा उस व्यक्ति के सुविचारित निर्णय का परिणाम है। वो पूरा विचार करेगा, पूरा एक निर्णय लेगा और उस निर्णय के बाद आपके पास भौतिक पूंजी आएगी। उसने निर्णय लिया सोच समझ कर कि साहब मुझे मशीन खरीदनी चाहिए, खरीद ली तो उसका मालिक बन जाएगा, नहीं खरीदी तो नहीं बन पाएगा। और भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। मतलब आर्थिक रूप से वो देखेगा कितना लाभ होगा कितना नहीं होगा, क्या मेरे पास अभी इतना पैसा लगाने को है या नहीं है। तो ये पूरा आर्थिक और एक तकनीकी प्रक्रिया है, पूरा एक प्रोसेस यहां पर है। भौतिक पूंजी किसी भी अन्य वस्तु की भांति दृश्य होती है, उसे किसी भी वस्तु की तरह बाजार में बेचा जा सकता है। भौतिक पूंजी कैसी होती है, दृश्य होती है, मतलब विजिबल होती है, वो आपको दिखेंगी वो आपको क्या है, दिखेंगी और उनको बाजार में बेचा जा सकता है। भौतिक पूंजी को उसको स्वामी से पृथक किया जा सकता है। जो भौतिक पूंजी है उसको उसके मालिक से अलग किया जा सकता है। पृथक का मतलब अलग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आज ये मोबाइल है, ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल जब मेरा है तो मैं मोबाइल को यहां रख दूं और मैं बाहर चला जाऊं तो मालिक अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। पर जब हम मानव पूंजी पढ़ेंगे तो देखेंगे, अब जैसे मैं यहां से बाहर चला गया तो मेरे पास जो ज्ञान है वो भी बाहर चला गया। आप मानव पूंजी को उसके मालिक से अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है, पर भौतिक पूंजी को उसके मालिक से अलग कर सकते हो। भौतिक पूंजी का विश्व भर में निर्बाध आवागमन चलता रहता है। तो भौतिक पूंजी पर तो अपन पढ़ते हैं, जैसे वैश्वीकरण वाला चैप्टर पढ़ करके आए ही हैं कि लोग भौतिक पूंजी का वस्तुओं का क्या है, आदान प्रदान करते हैं। आज हमारे पास अमेरिका का भी सामान है, जापान का भी है, वहाँ की कंपनियों का भी सामान है, हमारे देश का सामान अलग कंपनियों में है। परंतु जो मानव पूंजी, जो लोगों का आवागमन है, वो इतना नहीं होता जितना भौतिक पूंजी का होता है। निर्बाध का मतलब है बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के आवागमन चलता रहता है। किसी मशीन के निरंतर प्रयोग से वह घिस जाती है और प्रौद्योगिकी के परिवर्तन उसे पुराना घोषित कर देते हैं। किसी भी मशीन के निरंतर, अगर किसी भी मशीन का आप लगातार प्रयोग करोगे ना तो घिस जाएगी, वो खराब हो जाएगी और प्रौद्योगिकी के परिवर्तन उसे पुराना घोषित कर देते हैं। ओके, तो किसी भी मशीन को निरंतर प्रयोग से अगर हम प्रयोग करेंगे तो घिस जाएगी और प्रौद्योगिकी के परिवर्तन से उसे हम क्या घोषित कर देंगे, पुराना घोषित कर देंगे। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे मान लीजिए आप हो, आज मान लीजिए आप 4 साल से एक साइकिल को यूज कर रहे हो, हाँ, अब साइकिल थोड़ी सी खराब भी हो गई। अब आप क्या बोलोगे, ये साइकिल तो पुरानी हो गई है, मुझे नई साइकिल चाहिए। अब नई साइकिल में वही होगा, 2 टायर होंगे, वैसा ही ब्रेक होगा, सब कुछ वही होगा, पर नहीं चाहिए। तो मशीन क्या है, जो भौतिक पूंजी है वो घिस जाती है और समय के साथ हम उसे पुराना घोषित कर देते हैं। भौतिक पूंजी तो प्राय निजी लाभ को ही जन्म दे पाती है और भौतिक पूंजी हमेशा सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर लाभ देगी। अगर आज मैंने कोई मशीन खरीदी है तो वो मशीन मुझे ही लाभ दे रही है, क्योंकि उससे ज्यादा उत्पादन होगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मेरा फायदा है। उससे कोई समाज का, सोसाइटी का कोई फायदा नहीं है। तो भौतिक पूंजी होती है वो निजी लाभ को ही जन्म दे पाती है। अब आ जाते हैं मानव पूंजी। तो फिजिकल कैपिटल अपन लोगों ने पढ़ ली, अब मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। और अगर आपके पास
एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बीच में आप अंतर बताइए, ठीक है, आप बिल्कुल लाइन खींच कर करके ये अंतर बता सकते हैं भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के। मानव पूंजी के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग व्यक्ति के जीवन की उस अवधि में होता है जब वह यह निर्णय लेने में असमर्थ होता है कि क्या वह अपनी आमदनी को अधिकतम कर पाएगा या नहीं। देखो, अब हमारी जो मानव पूंजी है, मानव पूंजी में क्या क्या था? शिक्षा था, स्वास्थ्य था, प्रवसन है, पलायन है और सूचना है। आखिरी के 3 तो छोड़ दो, पहले शुरुआत के 2 पे फोकस करो, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। अब मानव पूंजी से आज मैं पढ़ा लिखा, मैं इतना सब कुछ तैयार हुआ हूं, शिक्षा का बड़ा रोल है, एजुकेशन का इंपॉर्टेंट रोल है, परंतु मेरी जो एजुकेशन है वो किसने तय करी? मेरे घर वालों ने, कि इसको इस स्कूल में भेजेंगे, इसको यहाँ पे ये पढ़ाएंगे, इसको यहाँ पे ये नहीं पढ़ाएंगे, इस चीज में डालेंगे, इस चीज में नहीं डालेंगे। मतलब हमारी मानव पूंजी की तैयारी हम जिसके लिए हो रही है उसके हाथ में नहीं, दूसरों के लोगों के हाथ में। जब हमें समझ नहीं है तब हो रही है। पर भौतिक पूंजी की कब है? भौतिक पूंजी की व्यक्ति खुद ले रहा है, पूरा सोच विचार करके, ज्ञान के आधार पर। तो यही बात कही कि मानव पूंजी का निर्माण का महत्वपूर्ण भाग जीवन की उस अवधि में होता है जब वह निर्णय लेने में असमर्थ होता है, जैसे कि जब अपन बच्चे होते हैं। मानव पूंजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, और मानव पूंजी जो निर्माण है ना, वो आंशिक रूप से क्या है बच्चों? एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है। भौतिक पूंजी तो एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया थी, पर यह सामाजिक प्रक्रिया है। कैसे है सामाजिक प्रक्रिया? ठीक है, माता पिता ने आपको जन्म दिया, माता पिता ने आपके लिए तय करा, यहाँ स्कूल में भेजेंगे, यहाँ ये कराएंगे, आपको वो शिक्षकों ने पढ़ाया, आपको पूरे समाज ने आपको तैयार कराया। समाज का मतलब मानव समाज है बेटा, ह्यूमन सोसाइटी ने आपको यहां तक पहुंचाया, आपको यहां तक तैयार कर करके तैयार कराया। तो ये सामाजिक प्रक्रिया, समाज आपको तैयार कर रहा है। ठीक है, बहुत सी बार जैसे आप लोग देखते होंगे, जो लोग गरीब तबके से आते हैं वो फिर गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सामाजिक जीवन को जिया है, उन परिस्थितियों ने उस पर बड़ा प्रभाव डाला और उसने उनको मजबूर कर दिया कि नहीं साहब, मुझे कुछ भी करके इस गरीबी से बाहर निकलना ही है। तो सामाजिक प्रक्रिया, ये सोशल प्रोसेस है मानव को मानव पूंजी बनाने में। क्योंकि यहाँ पे उसको टीचर पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, उसका पूरा ध्यान माँ बाप, पूरा परिवार, आस पड़ोस के लोग रख रहे हैं, रिश्तेदार रख रहे हैं, ये सब क्या समाज का भाग है। तो मतलब उसको एक मानव पूंजी बनाने में सामाजिक प्रक्रिया है। मानव पूंजी अदृश्य होती है, यह धारक के शरीर और मस्तिष्क में रची बसी होती है। तो मानव पूंजी क्या होती है? अदृश्य होती है भैया, ये दिखेगी नहीं, ये तो आपके रोम रोम में, आपके खून की हर बूंद में बसी हुई होती है। अगर आज आप कक्षा 11 की इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ गई तो आपकी खून की एक एक बूंद में बस गई। अब लोगों को किसी को पता नहीं है कि इसको कक्षा 11 की पूरी इकोनॉमिक्स आती है, पर आपको पता है मुझे पूरी इकोनॉमिक्स आती है। मानव पूंजी का स्वामी से पृथक्करण संभव नहीं होता। अब मानव पूंजी का मालिक को अलग कर दो, ये पॉसिबल नहीं भैया। मालिक और मानव पूंजी तो एक साथ साथ रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि भाई अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तो मेरा ज्ञान भी बाहर चला जाएगा, फिर स्क्रीन खाली रहेगी, किससे पढ़ लोगे? कौन पढ़ाएगा? नहीं। पर जैसे मैंने कहा कि मोबाइल है, ये भौतिक पूंजी है, और इसको मैं छोड़ करके बाहर जा सकता हूं, इसको मैं घर पे रख करके यहां आ सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक पूंजी अलग हो सकती है स्वामी से, पर मानव पूंजी नहीं। मानव पूंजी का प्रवाह इतना निर्बाध नहीं होता, इसके मार्ग में राष्ट्रीयता और संस्कृति की ऊंची बाधाएं आ जाती हैं। अब देखो, सामान तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से भेजा जा सकता है, पर मानव पूंजी को, व्यक्तियों को नहीं भेजा सकता। एक तो राष्ट्रीयता कि साहब हम इस राष्ट्र के लोग हैं, तो दूसरे राष्ट्र के लोग क्यों अलाउड करेंगे? नहीं करते हैं। जैसे हम भी हमारे राष्ट्र में हर किसी को अलाउड नहीं करेंगे। दूसरी संस्कृति की भी बातें आ जाती है। अगर ऐसा लगता है यार मैं वहाँ जाऊँगा प्रदेश में, हमारा जैसा खाना पीना होगा नहीं होगा, हमारे रहन सहन के लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए एक काम करते हैं, यहीं रहते, बाहर नहीं जाएंगे। मानव पूंजी में आयु के अनुसार कुछ खास आता है। अब मानव पूंजी में क्या होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। ठीक है, पर भौतिक पूंजी में तो कुछ समय के बाद खराब होना शुरू हो जाती है, पर मानव पूंजी आयु के साथ, ठीक है, पर उसके पास जो उसका ज्ञान है वो तो रहेगा ही। भाई आज जैसे मैं आपको इस एज में पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैं तो ज्यादा जोश के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, पर 20 साल, 25 साल, 40 साल के बाद भी अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा पढ़ने के लिए, तो ज्ञान तो मेरे पास है ना, उसमें तो कोई गिरावट नहीं है। हाँ, हो सकता है मैं इतनी एनर्जी के साथ ना पढ़ा पाऊं, हो सकता है मैं इतने बड़े वीडियोस क्लासेस ना ले पाऊं, बट हाँ नॉलेज तो रहेगा, नॉलेज में तो गिरावट नहीं होगी, ओके, बल्कि बढ़ेगा ही उस समय तक। तो मानव पूंजी से केवल उसका स्वामी ही नहीं वरन सारा समाज लाभान्वित होता है, और मानव पूंजी से पूरा समाज को फायदा होता है। कैसे? जैसे आज अपन पढ़ लिख लिए, तो सबसे पहली बात तो क्या है, पढ़ लिए तो
अगर अपन पढ़ लेते हैं लिख लेते हैं तो अपन समाज में चेंज चाहते हैं कि यार अगर पढ़ लिया लिखे और फिर मैं ये सोचूं यार ये यहाँ पर ऐसा भेदभाव हो रहा है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है, गलत है, तो हम क्या कर रहे हैं, समाज को चेंज कर रहे हैं, हम समाज को बदल रहे हैं, तो उससे समाज लाभान्वित हो रहा है। आज कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, मेहनत करेगा, देश की उत्पादकता बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, ये क्या हो रहा है, देश को फायदा हो रहा है। तो मानव पूंजी क्या कर रही है, पूरे समाज को लाभान्वित कर रही है। परंतु ऐसा नहीं है कि भौतिक पूंजी कम महत्व है, मानव पूंजी ज्यादा महत्व है, दोनों ही का ही महत्व है, पर मानव पूंजी का प्रबल होना जरूरी है, उसकी ज्यादा आवश्यकता है। अब हम लोग बात करते हैं मानव पूंजी और आर्थिक संवृद्धि कि मानव पूंजी और आर्थिक संवृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ की अपन चर्चा कर रहे हैं कि क्या मानव पूंजी इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ी हुई है, कि मतलब अगर मानव पूंजी होगी तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, या मैं ये कहूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक संवृद्धि होगी तो ही मानव पूंजी होगी। देखो पहली बात तो ये समझो कि आर्थिक संवृद्धि का मतलब क्या है। आर्थिक संवृद्धि को अगर हम इंग्लिश में कहें तो हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होना। और इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक संवृद्धि जैसे आप शुरुआती चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो कि पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे संवृद्धि का मॉडल था, ठीक है, संवृद्धि का उद्देश्य था। तो उस संवृद्धि, उस ग्रोथ में अगर मैं चर्चा करूं, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारी क्या आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू जो उत्पाद है वो आ जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक संवृद्धि को दर्शा रहा है। अब ये जो जीडीपी है, जीडीपी आर्थिक संवृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, तो क्या जीडीपी बढ़ने से ही मानव पूंजी में बढ़ोतरी होगी, या मानव पूंजी बेहतर होने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आर्थिक संवृद्धि होगी, वो अपन चर्चा करेंगे। पर एक बात ध्यान रखिए, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मानव पूंजी बढ़ने से आर्थिक संवृद्धि नहीं बढ़ेगी और आर्थिक संवृद्धि बढ़ने से मानव पूंजी नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता। आर्थिक संवृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है, तो फिर स्वाभाविक ही है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा। तो देखिए आर्थिक संवृद्धि का हम अर्थ किससे निकाल रहे हैं कि जो वास्तविक आय है, राष्ट्रीय आय है, उसमें वृद्धि होना, ठीक है। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हमने ये देखा ही है कि जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो ज्यादा आय अर्जित करेगा, तो कहीं ना कहीं शिक्षित व्यक्ति का ज्यादा योगदान होगा आर्थिक संवृद्धि में। कार्य के दौरान प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग जो दी गई है, श्रम बाजार की जानकारी मतलब जो पूरा लेबर मार्केट है उसकी जानकारी दी गई है, प्रवसन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति के उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलती है, व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, उसको काम के लिए अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो उसकी उत्पादन क्षमता को ही बढ़ाते हैं, उसमें ही बेहतरी लाते हैं। मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन की क्षमता है वो बढ़ती है। शिक्षा समाज में परिवर्तनों और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आविष्कारों और नव परिवर्तनों में सहायता मिलती है। अब शिक्षा से क्या होगा, समाज में परिवर्तन आएंगे, चेंजेस आएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो समाज में सबको साथ लेकर के चलने की बात करेगा। वो समाज में ऊंच नीच की, भेदभाव की बातें नहीं करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो वैज्ञानिक प्रगति होगी उसको समझ पाने की क्षमता होगा। मतलब जो वैज्ञानिक चेंजेस हो रहे हैं, साइंटिफिकली चेंजेस हो रहे हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आ रहे हैं, उनको समझ पाने की क्षमता होगी। तो इससे क्या होगा, जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं वो हो पाएंगे, नव परिवर्तन, जो नए चेंजेस है वो हम लोग देख पाएंगे। मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक संवृद्धि होती है। इसे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है। एक तो साक्ष्य जो है, फॉन्ट के कारण यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, साक्ष्य यूं ही लिखा जाएगा। देखिए मानव पूंजी वृद्धि के कारण मतलब अगर हम ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके कारण अगर आर्थिक संवृद्धि हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो इसे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मानव पूंजी की वृद्धि के कारण ही आर्थिक संवृद्धि हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप बस एक बात को ध्यान रखिए कि दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं बेटा। अगर आप मानव पूंजी की बढ़ोतरी करोगे, मानव पूंजी में वृद्धि होगी, तो आर्थिक संवृद्धि होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। क्योंकि आप देख लीजिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, प्रशिक्षित व्यक्ति, अच्छे रोजगार वाले व्यक्तियों का विकास होता है, और वो विकास होगा तो वो देश के विकास में बड़ी भूमिका देंगे। दूसरा, इसका अगर उल्टा आप देखें तो जहां जहां आर्थिक संवृद्धि हो रखी है, मतलब ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो सरकार के पास ज्यादा फंडिंग है, ज्यादा पैसा है, तो सरकार ज्यादा पैसा अपना लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च कर पाएगी। तो अगर आर्थिक संवृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं वहां पर मानव पूंजी का भी निर्माण होगा ही होगा। मैं बेस्ट एग्जांपल आपको एक जापान का देता हूं। जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है बेटा, पर जापान ने अपना जो सारा का सारा जो ज्यादा पैसा खर्च करा वो किस पे करा, मानव पे खर्च करा, मानव को मानव पूंजी बनाने पे खर्च करा। और जब इन्होंने मानव पूंजी बनाने पे खर्च करा, तो अब आज
जापान की आर्थिक संवर्धी इकोनॉमिक ग्रोथ से आप बड़े ही अच्छी तरीके से परिचित है। कहा जाता है कि जापान आज 2023 में 2050 का जीवन वो जी रहा है, मतलब इतना एडवांस, इतना बेहतर टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं। विकासशील देशों में मानव पूंजी की संवृद्धि तो बहुत तेजी से हो रही है, किंतु उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं हो रही है। अब विकासशील देशों में क्या मानव पूंजी की जो संवृद्धि है ना, जो ग्रोथ हो रही है, मतलब मानव पूंजी तो बढ़ रहा है, नो डाउट, मतलब ऐसे काफी लोग हैं जो शिक्षित हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसमें बढ़ोतरी है, पर उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है ना, वो उतनी नहीं बढ़ रही। मतलब जितना मानव पूंजी में बढ़ोतरी हुई है, उतनी मानव पूंजी हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है। तो अब क्या ये कहना गलत है कि भैया मानव पूंजी से व्यक्ति का विकास होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी? ऐसी बात नहीं है। मानव पूंजी का अगर विकास होगा तो व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, पर विकासशील देशों में क्या है, और भी फैक्टर होते हैं। पहली बात तो क्या होता है, जैसे विकासशील देशों की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। अब जनसंख्या ज्यादा होती है तो ज्यादा लोगों को रोजगार देना पड़ता है, तो शायद उतना पेमेंट या उतनी प्रति व्यक्ति आय हर व्यक्ति की नहीं बन पाती। दूसरी बात क्या होता है, सरकारें ज्यादा पैसा इन चीजों पे, मानव पूंजी पे खर्च करती है, बाकी जो उत्पादन वाली गतिविधि है उन पर सरकार हो सकता है थोड़ा कम पैसा खर्च कर पाए, परंतु मानव पूंजी का विकास हुआ है तो वो जरूर 100% देश को फायदा देगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। यह मानना तर्कसंगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक संवृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करता है। सबसे बढ़िया तर्कसंगत यही बात माननी चाहिए कि मानव पूंजी और आर्थिक संवृद्धि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव पूंजी आर्थिक संवृद्धि को प्रभावित करता है और आर्थिक संवृद्धि मानव पूंजी को प्रभावित करती है। यह चीज अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि अगर मानव पूंजी है तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और आपको आर्थिक संवृद्धि दिला देंगे, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ दिला देंगे, जैसे कि जापान। और अगर आपकी आर्थिक संवृद्धि हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मानव पूंजी भी बढ़ेगा, उसमें भी ग्रोथ होगी ही होगी। अर्थात एक और जहां प्रभावित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सर्जन का कारण बन सकती है, तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की संवृद्धि में सहायता मिल सकती है। तो इन्होंने क्या कहा है, जहां एक और उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सर्जन का कारण बन सकते हैं। अगर उच्च आय होगी, ज्यादा इनकम होगी, तो वो अच्छे लेवल का जो मानव पूंजी है उसका सर्जन करेगी, और दूसरी तरफ उच्च लेवल का, हाई लेवल की अगर मानव पूंजी है तो सीधी सी बात है आय की संवृद्धि करेगी, इनकम की ग्रोथ करेगी, मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ होगी ही होगी। जो बात मैंने आपको समझाई है वही यहां पे लिखी हुई है। भारत ने तो बहुत पहले आर्थिक संवृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया था। अब देखिए, भारत ने तो मानव पूंजी के महत्व को काफी समय पहले समझ लिया, पर आप लोगों ने नहीं समझा। आपने कक्षा 9 में भी एक चैप्टर था अर्थशास्त्र में, अध्याय 2 मानव संसाधन के रूप में, मानव के संसाधन के रूप में भी ये बात कही गई थी कि जो ज्यादा जनसंख्या है ना, उसको चाहे तो आप संपत्ति के रूप में देख सकते हैं, और संपत्ति तो उसको पूंजी के रूप में देख सकते हैं, और चाहे तो उसको लायबिलिटी के रूप में देख सकते हैं। अगर ज्यादा जनसंख्या आपके पास है, और ज्यादा जनसंख्या अगर है, और ज्यादा जनसंख्या को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य दिया जाए, बेहतर सुविधाएं दी जाए, तो वो लोग क्या है, आपके लिए ज्यादा उत्पादन करके देश को ग्रोथ पर लेकर के जाएंगे, आगे देश को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम जनसंख्या को बोझ ना मान करके जनसंख्या को पूंजी माने, यह हमें अध्याय 2 में, कक्षा 9 में पढ़ाया गया था। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि जनसंख्या यूं बिल्कुल अनलिमिटेड बढ़ती जाए, क्योंकि बढ़ती जाएगी तो संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा और फिर संसाधन सबको नहीं मिल पाएंगे। परंतु जनसंख्या को हमने शुरुआत से क्या माना है, एक पूंजी मान करके हम लोग काम कर रहे हैं, हम दायित्व नहीं मान रहे, बोझ नहीं मान रहे हैं। तो भारत शुरुआत से ही मानव पूंजी के निर्माण का महत्व को समझ चुका है, और 7वीं पंचवर्षीय योजना से ही काफी महत्वपूर्ण काम इस पे कर रहा है। मानव पूंजी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक संवृद्धि के बीच कारण प्रभाव संबंध का स्पष्ट निरूपण कठिन होता है, किंतु ये दोनों क्षेत्र में साथ साथ संवर्ध हुए हैं। देखिए, मानव पूंजी, जहां पे हम बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की, देखिए मानव पूंजी के 5 मुख्य चीजें हैं, पर इन 5 में सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कोई है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। क्योंकि आप ये चीज देखिए, जो सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है ना, वो शिक्षा और स्वास्थ्य से शुरुआत होती है। हम पहले पढ़ते हैं, लिखते हैं, हेल्थ पे ज्यादा फोकस होता है, फिर किसी कंपनी में जाएंगे, जब रोजगार की बात आएगी, हमें उस कंपनी में सही से काम नहीं हो रहा, तब हम दूसरे जगह पलायन करेंगे, फिर सूचनाएं इकट्ठी करेंगे। पर सबसे पहले तो जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य ही है, कि आपको बेसिक एजुकेशन आपको मिले, बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो आप लोगों को मिले। तो मानव पूंजी, शिक्षा और स्वास्थ्य और आर्थिक संवृद्धि के बीच में ये जो प्रभाव संबंध है उसको स्पष्ट निरूपण कठिन होता है, किंतु ये दोनों क्षेत्रों में साथ साथ संवर्ध हुए हैं, तो दोनों ही बढ़े हैं, ठीक है, दोनों में ही वृद्धि हुई है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, नई शिक्षा नीति जो आई है, उसमें कहा गया है ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। मतलब ज्ञान के मामले में देखें तो पूरा दुनिया जो है बड़े परिवर्तन से गुजर रही है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे बिग डेटा हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। यहाँ पर क्या है, मशीनों का ज्यादा प्रयोग होगा। जब मशीनों का ज्यादा प्रयोग होगा मतलब लोगों की कम आवश्यकता होगी, लोगों की जरूरत कम होगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो आपको डेटा साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, गणित में, इन सब में क्या कुशल कामगारों की जरूरत होगी। मतलब ऐसे लोग जो एक्सपर्ट हो अपने काम करने में उनकी। मतलब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मशीनों का भी होगा और लोगों का भी होगा। तो यहाँ पे आर्थिक संवृद्धि भी होगी और मानव पूंजी का विकास भी जरूरी होगा। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। अब देखिए, आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट चेंज। आज हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। गर्मी के टाइम पे बारिश हो रही है, सर्दी के टाइम पे गर्मी सी लग रही, कोई ज्यादा ठंड है ही नहीं, कभी भी कुछ भी हो रहा है। ये हमारा क्या है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है। क्यों हो चुका है? इसके काफी कारण हैं। ठीक है, हमने पेड़ पौधे काट दिए, हमारी ऐसी गतिविधियां हैं, हम खूब प्रदूषण फैला रहे हैं, काफी हमारी जो पृथ्वी है, प्रकृति, उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे पास, नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अब इन सब के कारण क्या होगा, हमें ऊर्जा की, हमें भोजन की, हमें और जो हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जरूरत पड़ेगी, नए रास्ते खोजने पड़ेंगे। अब नए रास्ते खोजेगा कौन? मानव। और मानव कौन सा खोजेगा? जो पूंजी है, जो संपत्ति, जो पढ़ा लिखा है, जो ज्ञानी है, विद्वान है, स्वस्थ है, वही खोज सकता है। आप सोचिए ना कि आज हम लोग, ये जो सूर्य देवता है, सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान से रोशनी हजारों सालों से आ रही है। आदि मानव के समय भी आ रही थी, उनसे पहले भी आ रही थी, पर आज हम लोग सोलर पैनल लगा करके उसमें सौर ऊर्जा बना रहे हैं, बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। ये किसकी देन है? मानव की देन है कि सौर ऊर्जा हम बना पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की देन है। किसने बनाई? मानव ने बनाई। जब हमें लगा कि यार बिजली की खपत बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही है, पर इतना हो नहीं सकता, तो फिर क्या करा? मानव ने टेक्नोलॉजी बनाई, सौर ऊर्जा बनाया, पवन ऊर्जा बनाई, विद्युत ऊर्जा के लिए काम करना शुरू करा। तो मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे परिवर्तन आ रहे हैं तो हमें नई चीजों को तरफ जाना पड़ेगा और नई चीजों में नए आविष्कार हमें करने पड़ेंगे और नए आविष्कारों के लिए हमें पढ़ी लिखी मानव पूंजी की आवश्यकता होगी और जब जब जरूरत होगी तब तब हमें आविष्कार करने ही होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, अब सुनते हैं हम लोग कि पेट्रोल दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। क्यों महंगा हो रहा है? क्योंकि कम होता जा रहा है। तो अब धीरे धीरे क्या कर रही हैं सरकारें इलेक्ट्रिकल व्हीकल दे रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकलों को सरकार प्रमोट कर रही है कि साहब इलेक्ट्रिकल व्हीकल लो, हम आपको सब्सिडी देंगे। बसेस अब इलेक्ट्रिसिटी वाली जो है वो चलाने की कोशिश पे है सरकार। तो ये क्या है, हम नए रास्ते खोज रहे हैं और नए रास्ते खोज रहे हैं तो उसमें जो तकनीक है वो व्यक्ति की होगी, मानव की ही होगी। तो मानव कुशल कामगारों की जरूरत हमें हमेशा होगी। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से एक बनने की ओर अग्रसर है। तो मानविकी, कला की मांग बढ़ेगी और आप सभी को पता है भारत एक विकसित देश बनने की तरफ अग्रसर है, दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ऐसे जगह पे जो कामगार है उनकी जरूरत हमेशा ही रहेगी। नोट, केवल मानव पूंजी का निर्माण ही भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर ले जा सकता है। देखिए, चाहे भारत हो चाहे कोई भी हो, वहां मानव पूंजी का जो निर्माण है ना, वही व्यक्ति को, उस देश को आगे ले जा सकता है, वही उसकी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है। देश को आगे प्रगति की ओर अग्रसर करने वाला अगर कोई है तो वो मानव पूंजी है, वो मानव ही है। ठीक है, और ये मानव ही फिर से भारत को विश्व गुरु बना सकता है। और मानवों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन है? वो है विद्यार्थी, क्योंकि ये विद्यार्थी ही हमारे देश का भविष्य है। यही आगे हमारे देश के जो नींव है, हमारे देश की आज नींव हो, जो आगे जाकर के आप भविष्य बनेंगे, वह देश को आगे ले जाएंगे। चलिए, अब है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत। ये छोटा सा बॉक्स में टॉपिक दिया हुआ था, इसको देख लेते हैं।
भारत में पिछले 2 दशकों से सॉफ्टवेयर उद्योग ने बहुत प्रगति का उत्साहजनक प्रदर्शन किया है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप जानते होंगे कंप्यूटर में। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जैसे कोई प्रोग्राम हो गया, जैसे एप्लीकेशन बनाना है, कोई प्रोग्राम है, ये सब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब है जिसे आप छू सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है स्मार्ट बोर्ड में, इसको छू सकता हूँ, ये हार्डवेयर। पर इसके अंदर ये जो मैंने इमेजेस लगा रखी हैं, ये कोई एक पीपीटी का सॉफ्टवेयर खोल रखा है, तो उसको मैं छू नहीं सकता, तो वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर उद्योग हो गया। तो इसमें भारत ने खूब तरक्की करी है। अब तो उद्यमी, नौकरशाह, राजनेता सभी इस बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारत किस प्रकार अपने आप को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है, अर्थतंत्र में परिवर्तित कर सकता है। अब तो सब ये चर्चा कर रहे हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो पूरा सॉफ्टवेयर वाला जो जीवन है, इससे किस प्रकार से भारत अपने आप को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। और अब आप आज ये देखिए ना, आज गांव में बैठा व्यक्ति ईमेल का प्रयोग कर रहा है। ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, ये टेक्नोलॉजी इन्हीं की देन है। और आज गांव में बैठे जो लोग हैं वो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है, सॉफ्टवेयर के जरिए आज हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। फिर आ जाइए मानव पूंजी और मानव विकास। अब आप बोलोगे सर जी ये जो दोनों शब्द है ना, ये तो मेरे सुने सुने से लग रहे हैं, मानव पूंजी और मानव विकास कि मानव पूंजी और मानव विकास, और दोनों अगर जब हम बात करते हैं तो कभी कभार ऐसा लगता है हम लोगों को कि दोनों एक ही है, इनका कहीं ना कहीं अर्थ भी एक ही होगा कि मानव पूंजी और मानव विकास, पर इनमें थोड़े बहुत अंतर है बेटा। मानव पूंजी और मानव विकास दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, आइए देखते हैं। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। देखिए, मानव पूंजी की जो अवधारणा है, जो हम मानव पूंजी पढ़ते हैं, जो हमारा मानव पूंजी का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या मानता है कि जो शिक्षा है, ये जो स्वास्थ्य है, ये श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम है। मतलब श्रम जो है, जो लेबर है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी उत्पादकता, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली चीज है। माध्यम का मतलब क्या हो गया, जिसका आप इस्तेमाल कर करके आप आगे बढ़ रहे हो। आज आप मुझसे पढ़ रहे हो, किसका इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल का। ये मोबाइल आपका माध्यम बन गया। मैं आज घर से किसी फंक्शन में मोटरसाइकिल पर जाता हूं, तो घर से फंक्शन तक पहुंचने के लिए जो मेरा माध्यम है वो क्या है, मेरा मोटरसाइकिल है। तो इसी प्रकार से अगर मुझे मेरी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उत्पादन करने की क्षमता। अगर जैसे मान लीजिए कि पहले कोई व्यक्ति एक दिन में एक ड्रेस तैयार कर रहा है और फिर उसको कुछ ऐसा मिलता है वो एक दिन में 10 ड्रेस तैयार करता है, तो उसकी क्या हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उत्पादकता बढ़ी है। तो ये बात कही गई है। मानव पूंजी ये मानता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है, श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने वाले माध्यम है। मतलब अगर आप शिक्षा लोगे, आप स्वस्थ रहोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब आप जो काम करते हो आप ज्यादा काम कर पाओगे, ठीक है ना। तो अगर आप शिक्षा और स्वस्थ हो तो आप काम ज्यादा कर पाओगे। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने तथा सुदीर्घ स्वस्थ जीवन यापन की क्षमता आती है, तभी वह ऐसे अन्य चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, अब मेरी बात सुनिए, मानव पूंजी एक आर्थिक कॉन्सेप्ट है। मानव पूंजी में हम ये मानते हैं कि जो शिक्षा स्वास्थ्य ले जा रही है, उससे देश की आर्थिक संवृद्धि होगी, देश की ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। पर मानव विकास क्या कहता है कि मानव विकास ये कह रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के लिए, मानव के भले के लिए अभिन्न अंग है। ये तो मिलने ही मिलने चाहिए। एक बार आप साइड में कर दो, देश की ग्रोथ होती है नहीं होती है, उत्पादन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, उसके बावजूद भी हर व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य तो मिलना ही मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, ये बड़ा जरूरी है। पढ़ने लिखने का ज्ञान हो, सुदीर्घ मतलब अच्छी तरीके से जो लंबा जीवन यापन करने की क्षमता उसमें हो, तभी वह अन्य चयन करने में सक्षम होगा, तभी वह अन्य चयन कर पाएगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं, ये चीज करूं या ना करूं, उसमें केपेबल हो पाएगा। मतलब मानव विकास तो ये मानता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे व्यक्ति को खाने के लिए खाना, जीने के लिए सांस, पीने के लिए पानी चाहिए, उसी प्रकार से व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य भी मिलना ही मिलना चाहिए। और मानव पूंजी जो मानता है, मानव पूंजी ये मानता है कि ये जीवन की आय बढ़ाने के लिए, देश की समृद्धि बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए जरूरी है। जैसे यहां पर आपको मनी को दिखाया गया है। मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। देखिए, अब मानव पूंजी क्या सोचता है, मानव पूंजी ये मानता है कि मानव को किसी साध्य की प्राप्ति, साध्य का मतलब क्या होता है बेटा, गोल, किसी गोल को पाने के लिए साधन मानता है। तो मानव पूंजी का जो विचार है, कॉन्सेप्ट है, वो मानव को क्या मान रहा है, एक साधन मान रहा है
किस चीज के लिए? कि साहब हम लोग ये जो गोल पाना है ना, उसके लिए आप साधन हो। जैसे कि हम शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा गोल है, उस गोल के लिए हम लोग कर रहे हैं। पर मानव विकास क्या है? मानव विकास एक जरूरी अभिन्न अंग मानता है। इस मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अनुत्पादक है अगर उससे वस्तु और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि ना हो। तो अगर इस विचारधारा के हिसाब से देखें, तो अगर आपने कोई शिक्षा ली, आपने कोई स्वास्थ्य पे खर्चा करा, और अगर उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, अगर निर्गत नहीं बढ़ा है, तो फिर आपका वो शिक्षा स्वास्थ्य बेकार है, वो किसी भी काम का नहीं है मानव पूंजी के विचार से। नोट समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर तथा स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होता है। पर देखिए, आप इस बात को मानिए, मानव विकास ये कहता है कि व्यक्ति, समाज में जो भी व्यक्ति है उसको पढ़ने लिखने का और स्वस्थ रहने का उसके पास अधिकार है। चाहे उससे उत्पादन बढ़े या ना बढ़े, कुछ फायदा हो कुछ हानि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सिर्फ ये उसका जीवन जीने का अधिकार है और उसको मिलना ही चाहिए, और उसके लिए उसकी अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वस्थ जीवन उसको मिले ही मिले। तो आप मानव पूंजी में और मानव विकास में अंतर कर सकते हैं। मानव पूंजी एक आर्थिक कॉन्सेप्ट है और मानव विकास एक अनिवार्य है कि नहीं साहब, ये तो मिलने ही मिलने चाहिए। मानव पूंजी इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रयोग कर करके श्रम की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी जो होती है, वो उसको बढ़ाया जा सकता है। पर यहाँ पर जो मानव विकास है वो ये कहता है कि ये जीवन के अभिन्न अंग है, ठीक है ना, ये ऐसे पार्ट है जिसको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। अब जब हम बात कर ही रहे हैं कि भाई मानव पूंजी मानव पूंजी मानव पूंजी, तो फिर भारत में मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, तो आइए देखते हैं। भारत में शिक्षा क्षेत्र के विश्लेषण से पूर्व यहां हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने ये देखा कि मानव पूंजी में शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ा जरूरी है। अब आप ये देखिए कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य को चला कौन रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आप देखिए, भारत में दो सरकार है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। दोनों ही सरकारों में आप स्वास्थ्य मंत्री भी पाएंगे और दोनों ही सरकारों में आप शिक्षा मंत्री भी पाएंगे। मतलब दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान में रख करके काम कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों पे सरकारें काम कर रही है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, सरकारी भी काम कर रहा है। प्राइवेट के स्कूल भी हैं, प्राइवेट के हॉस्पिटल भी हैं, सरकार के भी स्कूल हैं, सरकार के भी हॉस्पिटल हैं। तो यहाँ पर कौन भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी में क्या योगदान दे रहा है, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भारत जैसे विकासशील देश में मानव पूंजी के निर्माण में सरकार का हस्तक्षेप कितना जरूरी है। सरकार बार बार में इंटरफेयर करे, सरकार अपनी उत्पादकता, अपनी प्रोडक्टिविटी जो है उसको दर्शाए, वो कितना जरूरी है, उनका इंटरफेरेंस कितना जरूरी है, वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर वे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। अब इस बात को देखिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो खर्चा होता है ना, वो लंबे समय का प्रभाव डालता है। मतलब आप देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को हमने शिक्षित कर दिया तो उसके आगे तक का लंबा जो बड़ा जीवन है वो बेहतरीन हो जाएगा। किसी व्यक्ति के अब देखिए, बचपन में जैसे आपने देखा होगा, जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के, माँ जो है सुबह पहले भागते हो तो बेटा दूध पीता दूध पीता, क्यों? क्योंकि 19-20 साल की उम्र तक जो तूने खाया पिया है ना, शरीर में जो लगा है वही तेरे बुढ़ापे तक साथ देगा। तो अगर शरीर पर शिक्षा के और स्वास्थ्य के रूप में खर्चा करा गया तो ये लंबे समय तक का प्रभाव डालेंगे, और जब लंबे समय तक की कोई चीज प्रभाव डाल रही है तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप बड़ा जरूरी है। क्योंकि जिस देश में जो विकासशील देश है वहां पे गरीब जनता भी है, वहां पे अशिक्षित जनता भी है, तो उसके लिए तो सोचने वाली जो कुछ भी है वो सरकार है और सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है। इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ताओं और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती, संस्थाएं एकाधिकार प्राप्त कर लेती है और शोषण करने लगती है। अभी जो सेवा है, चाहे शिक्षा की सेवा हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवा हो, तो इनकी क्वालिटी के बारे में क्या है, जो उपभोक्ता होता है, जो ये सेवा ले रहा है, उसको नहीं पता होता। उसमें कितना खर्चा, कितनी लागत लग रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके बारे में नहीं पता होता। तो जो अगर हम कोई सरकार यहाँ पे नहीं होगी, सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी शिक्षा और स्वास्थ्य में, तो जिन संस्थाओं ने पूरा दबदबा बना रखा है वो क्या करेंगी, शोषण करेंगी। ठीक है, जैसे फिर अगर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल खूब लूटेंगे, खूब पैसा लेंगे। अब देखिए, उनकी क्वालिटी के बारे में हमें नहीं पता होता। हर स्कूल ये कहता नहीं साहब आप हमारे स्कूल में बच्चों को एडमिशन करा दीजिए, टॉप क्लास जाएगा। अब हमें क्या पता कैसा है, कितना नहीं, कितना उसका खर्चा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। इसी प्रकार से जब इंसान बीमार होता है तो हॉस्पिटल वालों उनसे जितना पैसा मांगते हैं वो देते ही है ना। तो एक प्रकार से क्या है, कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों का जिनको जानकारी नहीं है उसके बारे में, उससे उनका शोषण किया जा रहा है।
भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आती हैं। अब भारत में शिक्षा क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या है, देखिए, संघ और राज्य के स्तर पर शिक्षा मंत्रालय मतलब केंद्र सरकार में भी शिक्षा मंत्री होगा, राज्य सरकार में भी होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये किसकी बात हो रही है, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं अपन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसको कहा जाता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये जो आईआईटी होती है उसकी बात आ जाती है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि कार्य कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में भी क्या होगा, केंद्र सरकार का भी मंत्री होगा, राज्य सरकार का भी मंत्री होगा। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं के जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो भी काम करेंगे। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जो रिसर्च काउंसिल है वो भी है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां जनसंख्या का एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब भारत जैसे विकासशील देश में अगर हम देखें जहां पर बड़ी जनसंख्या में लोग गरीबी रेखा से का जीवन बिता रहे हैं, मतलब अगर मैं आपको बताऊं 22% आबादी आज भी ऐसी है जो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे है बच्चों। मतलब उनके पास जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं है। तो अब जब ऐसी स्थितियां हो तो वहां पर तो सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का इंटरफेरेंस जो है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये लोग इतना अपनी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पे खर्चा नहीं कर सकते। अगर इनकी स्वास्थ्य पे, इन पे खर्चा नहीं होगा तो फिर इनका जीवन बेहतर नहीं होगा और वो गरीबी के कुचक्र से कभी भी नहीं निकलेंगे। जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है तो यह अनिवार्य है कि सभी सुपात्र नागरिकों को, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से दलित रहे वर्गों को सरकार ये सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करे। तो जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य को हमने क्या मान लिया, नागरिकों का अधिकार मान लिया कि साहब ये तो अधिकार है, ये तो हमें मिलनी चाहिए, हमें बेहतर से बेहतर शिक्षा और बेहतर से बेहतर जो स्वास्थ्य जरूरत है वो हमें मिलनी चाहिए। जब ये मिलनी चाहिए तो ये तो सरकार को देनी ही देनी है। जब आप अधिकार ही मान चुके हो कि साहब ये जनता का अधिकार है तो ये मिलना ही मिलना चाहिए। और विशेष करके उन वर्गों को जो पिछड़े हुए हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसी भी आधार पर पिछड़े हो, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, उनको तो सरकार कम से कम निःशुल्क ये सुविधाएं प्रदान करे। नोट, 100% साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धियों में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों से अपने शिक्षा क्षेत्र में पूर्व पर व्यय में वृद्धि करती आ रही है। तो देखिए, 100% साक्षरता मतलब 100% लिटरेसी रेट, मतलब भारत के में जितने भी लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे हों उसके लिए, और भारत की और शिक्षा स्वास्थ्य में उपलब्धियों को पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पिछले दशकों में, पिछले सालों में क्या कर रही हैं, अपने खर्चे में बढ़ोतरी कर रही है। मतलब सरकारें शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर अपना खर्चा बढ़ा ही रही हैं, उन पर खर्च कर ही रही हैं। ये जैसे प्यारे प्यारे से बच्चों की तस्वीर आपको यहाँ दिखाई है। अब आ जाते हैं शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। अब भी अपन ने पढ़ा कि शिक्षा में क्या है, सरकार खर्चा बढ़ा रही है, चाहे केंद्र सरकारें हो और चाहे राज्य सरकारें हो, दोनों ने ही पिछले दशकों में क्या करा है कि जो अपने बजट है उसमें से खर्चा बढ़ाया है, शिक्षा पर भी और स्वास्थ्य पर भी। तो अब यही देखेंगे कि शिक्षा पर जो सार्वजनिक व्यय हो रहा है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, कितनी इंक्रीमेंट सरकार ने करा है। सरकार द्वारा किए गए शिक्षा पर कुल व्यय को अधिक सार्थक रूप से समझने के लिए हम इस व्यय को दो प्रकार से व्यक्त करेंगे। पहला, कुल सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत, दूसरा सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत। देखिए, अब सरकार ने शिक्षा पे कितना खर्चा कराया, सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो रही है, हाँ शिक्षा की करते हैं, तो सरकार ने शिक्षा पे कितना खर्चा कराया, ये दो तरीके से अपन लोग देखेंगे। एक तो सरकार का जितना बजट है, मतलब सरकार जो पूरा खर्चा, जितना भी पैसा अपना लगा रही है देश में, उसका कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च कर रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहूं कि भाई सरकार ने 20 करोड़ रुपए का बजट जारी करा। अब इस 20 करोड़ रुपए के बजट में अगर मैं देखूं तो 20 करोड़ रुपए का जो बजट है उसमें सरकार स्वास्थ्य पे भी खर्चा कर रही है, रेलवे पे भी खर्चा कर रही है, खेती बाड़ी पे भी खर्चा कर रही है, अलग अलग खर्चे सरकार कर रही है। तो उसमें से शिक्षा पे कितना खर्चा, तो मैंने देखा कि 2 करोड़ रुपए सरकार ने शिक्षा पे खर्चा करे। अब इस शिक्षा में खर्चा क्या है,
शिक्षा में खर्चा, बच्चों को स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति देना, स्कूलें बनवाना, वहां टीचर लगाना, ये सब कुछ इस सारा शिक्षाओं में आ जाता है। स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, आगे के कोर्सेज के लिए, ये सारा खर्चा शिक्षा में काउंट करा जाएगा। तो हमने देखा सरकार का 20 करोड़ का टोटल बजट था, उसमें से 2 करोड़ खर्च करे, ये सरकार के कुल सरकारी व्यय में से इसका प्रतिशत बता देगा। तो प्रतिशत हम आसानी से निकाल सकते हैं, 2 करोड़ बटा 20 करोड़ इंटू 100। तो मैं देखता हूं कि 10% सरकार क्या कर रही है, अपने बजट का खर्च कर रही है। दूसरा तरीका क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत, मतलब टोटल जो जीडीपी है उसमें से हम कितना खर्च कर रहे हैं। मतलब अब टोटल हमारी जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए हमारी टोटल जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें से सरकार ने क्या करा, 15 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्चा कर दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि जीडीपी का 15% सरकार शिक्षा पर खर्च कर रही है। ओके, कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक है। अब ये जो पहला वाला है, कुल सरकारी व्यय में सरकार जो शिक्षा पर खर्चा कर रही है, मतलब अपने बजट में से सरकार कितना खर्चा कर रही है, उसमें देखें तो वो ये दिखाता है कि सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक है। वो दिखाता है कि जो सरकार है वो शिक्षा के बढ़ाव को लेकर के कितनी जागरूक है और कितना इंपॉर्टेंस सरकार शिक्षा को दे रही है, एजुकेशन को दे रही है। क्योंकि अगर सरकार ज्यादा खर्च कर रही है तो सरकार शिक्षा पे ज्यादा जोर दे रही है, सरकार कम खर्च कर रही है तो सरकार शिक्षा पे कम खर्चा कर रही है, जो ठीक बात नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षिक व्यय का प्रतिशत यह व्यक्त करता है कि व्यक्तियों की आय का कितना भाग देश के शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। देखो, पहला वाला तो यह दर्शा रहा है कि सरकार कितनी शिक्षा को लेकर के प्रतिबद्ध है, कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है। दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद में यह पता चल रहा है कि जो लोगों की, व्यक्तियों की आय है, उस आय में से देश के शिक्षक कितना खर्च हो रहा है, कि मतलब देश की शिक्षा पर जो लोग कमा रहे हैं उस कमाने वाले में से हम कितना शिक्षा पर खर्चा कर रहे हैं, एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं। तो ये जैसा तस्वीर आपको दिखाई गई है कि बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब है, वहां पे बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं। 1952 से 2014 के बीच कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय 7.92% से बढ़कर के 15.7% हो गया। मतलब आप ये देखिए कि हमारी ग्रोथ हुई है। सरकार पहले जहां पर 7.92% खर्च करा करती थी, अब 15 से 15.7% खर्चा कर रही है। 1952 से 2014 के बीच की बात है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद देखें तो पहले 0.64 था और अब वो 4.13 हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि चाहे दोनों तरीकों से देख लो, दोनों तरीकों से क्या हुआ है, जो बढ़ाई है, हमने खर्चा बढ़ाया है, व्यय जो शिक्षा पर है वो इंक्रीज ही करा है। यदि इस सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों के द्वारा किया गया निजी व्यय तथा परोपकारी धर्मार्थ संस्थाओं के शैक्षिक व्यय को भी शामिल कर ले तो शिक्षा पर कुल व्यय और अधिक होना चाहिए। अगर इस सरकारी व्यय के साथ हम जो निजी व्यय है, ठीक है, कोई निजी रूप से कोई खर्चा कर रहा हो शिक्षा पे, परोपकारी आप देखते हैं काफी जो संस्थाएं होती हैं वो बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, अगर इन सबको भी अगर हम लोग मिला लेना तो शिक्षा का जो कुल व्यय है वो इससे भी अधिक होगा। मतलब हम इससे भी ज्यादा पैसा खर्च शिक्षा पर कर रहे हैं। कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। मतलब बहुत ज्यादा जो पैसा है वो किस पर खर्च होता है, प्राथमिक शिक्षा पे। जो 5th क्लास तक की एजुकेशन होती है ना, उस पर बहुत पैसा खर्च होता है। मैं आपको ये बात और बता दूं, मतलब जितनी फीस प्राइवेट स्कूलों में 10th 12th की लगती है ना, उससे ज्यादा खर्चा तो ये जो इनमें बैठते हैं ना, नर्सरी क्लास में, LKG क्लास में, HKG क्लास में बहुत खर्चा लगता है। मतलब हमने हमारी भतीजी की एडमिशन की मैं बात थी तो उसमें मतलब 15-15 हजार रुपए तो एडमिशन फीस थी। बहुत हाई क्वालिफाइड स्कूल था, तो बहुत ज्यादा खर्चा इनमें प्राइवेट। और इतना खर्चा 10th 12th का नहीं है। आप 10th 12th में तो यह कि आप 15 हजार में पूरा साल पढ़ लोगे ये तो मैं प्राइवेट की बता रहा हूं। तो बाकी सरकार भी जो खर्चा करे वो प्राथमिक शिक्षा पे क्या होता है, ज्यादा होता है। और थोड़ा सा इसके पीछे कारण ये भी माना जाता है कि अगर बच्चा शुरुआत में मजबूत हो जाएगा ना, तो उसकी नींव मजबूत हो जाएगी तो आगे तक उसका काम बढ़िया चलेगा। उच्चतर तृतीयक शैक्षिक संस्थाओं, उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे महाविद्यालयों, बहुतकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों पर होने वाला व्यय सबसे कम है। जो अब हायर एजुकेशन के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन पर जो खर्चा होता है वो सबसे कम है। सबसे ज्यादा प्राथमिक, जो सबसे नीचे के लेवल की पढ़ाई है, जहां से शुरुआत हो रही है, उस पर सबसे कम है, सॉरी उस पर सबसे ज्यादा है। और जो सबसे हाईएस्ट लेवल की पढ़ाई है, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, उस पर सबसे कम खर्चा हो रहा है।
यद्यपि औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। देखिए अब क्या है कि अगर हम देखें औसत रूप में देखें तो सरकार प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा खर्च कर रही है और जो हायर लेवल की एजुकेशन है उस पर सरकार कम खर्चा कर रही है। बट जैसे जैसे जो बड़े लेवल की एजुकेशन होती है ना, उस पर हर स्टूडेंट के रूप में देखें तो ज्यादा खर्चा हो रहा है, क्योंकि बड़े लेवल की जब स्टडी हो रही है तो वहां पे 100 बच्चे बैठे तो उनके लिए एक तो बेहतरीन तो जो लेक्चरर होगा, बेहतरीन जो प्रोफेसर होगा उसकी जरूरत होगी, बेहतरीन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, आपको नई नई किताबें, नई बहुत कुछ खर्चा होगा। हर स्टूडेंट के हिसाब से अगर देखें तो क्या होता है, हायर एजुकेशन में बड़ा खर्चा होता है, पर हायर एजुकेशन तक इतने नहीं पहुंचते। इसलिए क्या है, हम देखते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा वहां पे ज्यादा खर्चा हमारा सरकार का हो रहा है। ये जैसे एक प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे की तस्वीर दिखाई है जो पढ़ रहा है। जैसे जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे तो हमें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों से प्रशिक्षित और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो जैसे जैसे हम विद्यालय शिक्षा को बढ़ाएंगे तो वैसे ही उच्चतर जो शैक्षिक संस्थान है वहां से प्रशिक्षित जो ट्रेंड पढ़े लिखे और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय में वृद्धि करनी चाहिए। तो चाहे कोई सा भी स्तर हो, चाहे प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे कोई सा भी हो, सब पर खर्चा सरकार को बढ़ाना ही चाहिए। अब देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग खर्चा होता है, कहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं बहुत कम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में इसका उच्च स्तर 34,651 रुपए, वहीं बिहार में 4,088 रुपए है। कम है, बिहार में काफी कम है। शिक्षा आयोग, अब देखिए क्या हुआ, जब ये देखा गया कि भैया अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर कम दे रखा है, और सरकारों ने समय समय पे क्या है कुछ आयोग बनाए, कुछ लोगों के ग्रुप कमेटियां बनाई, समितियां बनाई, और उनको बोला कि आप बताइए कि हम जो शिक्षा पे खर्चा कर रहे हैं वो काफी है या और उसको बढ़ाना चाहिए। तो समय समय पर अलग अलग रिपोर्ट आई है और उन्होंने सरकार को शिक्षा पे खर्चा बढ़ाने की ही राय दी है। जैसे सबसे पहले शिक्षा आयोग 1964 से 1966 ने सिफारिश की थी कि शैक्षिक उपलब्धियों की संवर्धी दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। तो जो शिक्षा आयोग है उसने सिफारिश करी थी कि अगर हमें संवर्धी दर को बढ़ाना है तो कम से कम जीडीपी का कितना खर्च होना चाहिए, 6% खर्च होना चाहिए। और अभी हमने देखा था 2014 तक कितना हो रहा था, 4 हो रहा था। मतलब अभी भी बढ़ाने की जरूरत है, हम अभी तक भी उतना नहीं पहुंचा पाए। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कानून बनाया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करी जाएगी। मतलब 6 से 14 साल तक के जो सभी बच्चे हैं उनको मुफ्त एजुकेशन दी जाएगी। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, सरकार ने 2009 में कानून बना दिया था। 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया था कि देश के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए 1998-99 से 2000-2007 के 10 वर्षों की अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए व्यय करना होगा। तो तापस मजूमदार कमेटी 1999 में बनाई गई। इन्होंने अनुमान लगाया कि देश में जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन सबको स्कूलों में बिठाने के लिए सरकार को कम से कम इन 10 सालों के अंदर 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये जैसे फिर से बच्चों की तस्वीरें आपको दिखाई गई। सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर की तुलना में वांछित वर्तमान 4% व्यय का स्तर बहुत कम है। मतलब हम चाहते 6% हैं, शिक्षा आयोग ने कहा ना कि 6% जीडीपी का कम से कम 6% तो खर्च हो, पर हो कितना रहा है, 4%, मतलब कम है। आने वाले वर्षों में 6% के लक्ष्य तक पहुंचने में आवश्यकता है, जैसा कि सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है। तो 6% तक हमें पहुंचना जरूरी है। भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकर लगाना भी प्रारंभ किया है। शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा है। तो सरकार ने केंद्रीय सरकार ने जितने भी केंद्रीय कर लगा रखे हैं, जो टैक्स लगा रखे हैं, उसमें 2% क्या कर दिया गया है, एजुकेशन टैक्स लगा दिया गया है। और ये किस में खर्चा होगा, जो प्राथमिक शिक्षा है, जो छोटे बच्चों की शिक्षा है, उसमें सरकार उस पैसे को खर्च करेगी। साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा संवर्धन के लिए भी एक विशाल धनराशि स्वीकृत कराने की बात की है। उच्च शिक्षार्थियों के लिए एक नए ऋण योजना की भी घोषणा की गई है। तो सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए भी एक विशाल धनराशि को स्वीकृत करने की बात करी कि हम उसको भी बढ़ाने के लिए पैसा देंगे, और एक नई जो ऋण योजना है उसकी भी घोषणा करी है, जिससे बच्चे लोन लेकर के भी अपनी पढ़ाई कर सके। जैसे मैंने प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें आपको दिखाई गई है। अब आ जाते हैं भारत में शैक्षिक उपलब्धियां। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कि साहब हम लोगों ने
शैक्षिक उपलब्धियां मतलब 1947 से लेकर करके आज 2023 तक हमने क्या शैक्षिक उपलब्धियां, एजुकेशन में क्या उपलब्धियां हम लोगों ने पाई है वो देख लेते हैं। तो ये अपन लोग एक इस चार्ट से ही देखेंगे, इसमें ज्यादा डेटा पे नहीं जाएंगे क्योंकि अपन लोग पढ़ रहे हैं वन शॉट और वन शॉट में वही है सीधी बात नो बकवास। ठीक है, तो सीधी बात देख रहे हैं। वयस्क साक्षरता दर 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरों का प्रतिशत, मतलब 15 वर्ष से जिनकी आयु ज्यादा है वो उनमें कितने पढ़े लिखे 1990 में अगर आप देखेंगे तो पुरुष 62% थे, 2000 में 68% हुए। ठीक है, 1990 में 62, 2000 में 68, 2011 में 79 और 2015 में 82। तो अच्छी बात आप यहां पे ये देखिए कि पुरुषों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। महिलाओं की देखें तो 38% 1990 में, 2000 में 45%, फिर 59% और फिर 66%। तो महिलाओं का भी बढ़ा है, महिलाओं की भी शिक्षा की जो वृद्धि है वो हुई है। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर संबद्ध वर्ग प्रतिशत देखिए, अब प्राथमिक शिक्षा में देखिए तो पुरुष 78%, फिर 85, फिर 92, फिर 93, महिलाएं 61, 69, 94, 96, मतलब आप कह सकते हैं ग्रोथ ही हुई है। युवा साक्षरता दर 15 से 24 आयु के बीच में, ये 15 से ऊपर वाले सारे थे, ये प्राथमिक की बात करी गई है, और ये 15 से 24 जो आयु वर्ग है उसमें, इसमें 77% युवा हमारे पढ़े हुए थे 1990 में, 2000 में 80%, 2011 में 90% और 2015 में 93%। और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो 54%, फिर 65%, फिर 82% और फिर 90%। मतलब ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अब हमारे जो साक्षरता दर है उसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, जो कि ये एक बहुत अच्छा साइन है, एक बहुत अच्छी बात हम लोगों के लिए है। ओके, अब बात करते हैं भविष्य की संभावना कि भविष्य में क्या संभावना है, क्योंकि कोई भी काम करा जाए तो उसमें भविष्य की संभावना जरूर देखनी चाहिए कि भविष्य में क्या हो सकता है, कितना और बेहतर हो सकता है। तो भविष्य की संभावनाओं को टटोलना जरूरी है। सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना, आप इस चीज को मानिए। और मैं आपको एक चीज कहता हूं बच्चों, आप बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो आपको घर पे बैठे हुए शिक्षा मिल रही है। ठीक है, आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ रहा। ठीक है, पर आज भी बहुत से बच्चों के लिए शिक्षा पाना एक सपना है। उनकी मजबूरी है कि उनको अपने माता पिता के साथ काम धंधे पे जाना पड़ता है, उनकी मजबूरी है कि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। पर काफी लोगों का जो सपना है ना वो आपको बिल्कुल आसानी से मिल रहा है। और कभी कभार कुछ बच्चों को कदर नहीं रहती, अरे पढ़ लेंगे ना, क्या हो जाएगा पढ़ लिख कर, एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो कलेक्टर थोड़ी बन जाएंगे। तो भैया पढ़ो, एक एक दिन ही इंपॉर्टेंट होता है कलेक्टर बनने के लिए भी। आपको कदर नहीं है, जिसको नहीं मिल रहा है वो सोचता है मैं अगर पढ़ लेता तो ऐसा हो जाता, और जिसको मिल रहा है उसको कदर नहीं है। कदर करो शिक्षा की, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा ने बड़े बड़े बदलाव समाज में, विश्व में लेकर करके आए हैं। और पर कदर पे भी मैं एक बात कहता हूं, जो मिल गया सो माटी है और जो ना मिला सो सोना है। मतलब हमें जो मिल जाता है ना, हम उसको क्या समझते हैं, मिल गया ना, मिट्टी के समान है। और जो नहीं मिलता उसको अपन क्या सोन, अरे यार काश मैं आज हिंदी मीडियम में पढ़ूं, काश इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेता ना तो जीवन सुधर जाता। क्या सुधर जाता भाई? पढ़ने का तो मौका मिल रहा है, काफियों को तो पढ़ने का ही मौका नहीं मिल रहा। फिर कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेते, और यार उस फलानी स्कूल में पढ़ लेता ना तो जीवन सुधर जाता। कुछ ही नहीं सुधरता। पढ़ने वाला सरकारी में भी पढ़ता, नहीं पढ़ने वाला प्राइवेट में भी नहीं पढ़ता, पढ़ने वाला हिंदी मीडियम में भी पढ़ता, नहीं पढ़ने वाला इंग्लिश मीडियम में भी नहीं पढ़ता। तो आप शिक्षा की कदर करिए, जो मिला है उसको सोना मानिए। यद्यपि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहा है, किंतु आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। देखिए वयस्क मतलब जो 18 से ऊपर है, युवा है, इनकी साक्षरता में वृद्धि हुई, अभी अपन लोगों ने लास्ट में देखा था। पर निरक्षरों की, अनपढ़ लोग हैं, उनकी संख्या उतनी है जितनी आजादी के समय हमारी टोटल जनसंख्या थी। मतलब जिस समय जितनी जनसंख्या थी उतने आज लोग हमारे अनपढ़ हैं। भारत की संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। तो भारत के संविधान ने यह बात कही थी कि संविधान लागू होने के 10 सालों के अंदर अंदर सरकार 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क जो शिक्षा है उसकी बात करेगी, उसके लिए काम करेगी। पर सरकार नहीं कर पाई। अगर होता तो शायद अभी तक काफी लोग पूरे शिक्षित हो जाते हैं। लिंग समता, जेंडर इक्वलिटी पहले से बेहतर हुई है, नो डाउट। हमने देखा कि जो नारी शिक्षा है, जो महिलाएं हैं, उनकी जो साक्षरता उसमें बढ़ोतरी हुई है। नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहन दिए जाने के कई कारण हैं, जैसे शिक्षा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्तर में सुधार और साथ ही स्त्री शिक्षा, प्रजनन
दर और स्त्रियों व बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव डालती है। तो अब नारी को, महिला को पढ़ाना लिखाना इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता, भाई नारी पढ़ लिख लेगी तो वो किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहेगी, वो काम धंधा करेगी और अपना जीवन यापन कर सकती है। सामाजिक स्तर उनका सुधरेगा। स्त्री शिक्षा लेगी। प्रजनन दर, मतलब जो बच्चों को जन्म देने की बात होती है उसमें बच्चों के देखभाल, स्वास्थ्य के देखभाल में इनमें अच्छा प्रभाव उसका पड़ेगा। उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी, अब जो हायर एजुकेशन जो ली जाती है ना उसमें कमी आ गई है। भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है। मतलब नुकीला होने का ऐसा है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ना बहुत ही कम होता जाएगा। प्राथमिक शिक्षा बहुत सारों ने ली है, माध्यमिक फिर कम, और हायर एजुकेशन तक, उच्च शिक्षा कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है और हायर एजुकेशन तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसके साथ साथ क्या है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बेरोजगार हैं, उनके पास भी काम धंधा नहीं है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक व ऊपर अध्ययन किया हुआ युवा पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर 19% थी, शहरों में 16% थी। मतलब NSSO ने एक रिपोर्ट जारी करी और उसमें बताया कि 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, 12th के बाद 3 साल और पढ़ लेते हैं तो हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, जिसमें आप BA, BSc, BCom करते हैं, वो ग्रेजुएट और उससे ऊपर पढ़े हुए लोग ग्रामीण क्षेत्रों में 19% बेरोजगारी है। मतलब हर 100 में से 19 लोग गांव में बेरोजगार बैठे हैं जो पढ़े लिखे हैं। जो 100 बच्चे ऐसे जो ग्रेजुएशन कर रखी है उन्होंने या उससे ऊपर का पढ़ रखा है वो बच्चे बेरोजगार हैं और शहरों में 16% है। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30% बेरोजगार जो है वो युवा ग्रामीण महिलाएं थी। तो मतलब महिलाओं की स्थिति रोजगार में ठीक नहीं थी। नोट, अतः सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए। तो हायर एजुकेशन के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसा और देना चाहिए तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए ताकि वहां पढ़ रहे छात्र रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सके। जब कम पढ़े लिखे लोगों से तुलना की जाती है तो शिक्षित लोगों का एक बड़ा अनुपात बेरोजगार है। तो सरकार को हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा पैसा देना चाहिए, सरकार को हायर एजुकेशन में और सुधार करने चाहिए और ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि बच्चा वहां से पढ़ करके निकले उसको रोजगार मिले। और अगर हम देखें, जब अशिक्षित लोगों की तुलना में देखते हैं तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेरोजगार हैं। तो जब नहीं, अनपढ़ लोग जब पैसा कमा लेते हैं, अच्छा काम मिल जाता है उनको, तो फिर वो लोग पढ़े लिखों को बोलते हैं भाई तेरा पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब, तेरे से ज्यादा तो मैं ही कमा लेता हूं। तो इसलिए सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, कम से कम शिक्षित जो व्यक्ति है वो बेरोजगार ना रहे, रोजगार के ज्यादा अवसर हो। और वो कैसे होंगे, जब सरकार ऐसे शिक्षा देगी जिससे कि रोजगार पे फोकस हो या अनएम्प्लॉयड की तस्वीर दिखाई है। और इसी के साथ हमारा जो ये पूरा वन शॉट है वो कंप्लीट होता है। आपको आज का वन शॉट कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन कौन बच्चा लास्ट तक पूरा वन शॉट देखे गया है ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और आगे अब कौन से चैप्टर का आप वन शॉट चाहते हैं ये भी बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं मिलूंगा अब आपको अगले वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।